अदर लॉज महा इंपॉर्टेंट है। अदर लॉज स्कोरिंग है, उसके बिना पास होना या रैंक लाना दोनों मुश्किल नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से अदर लॉज पढ़ाऊंगा। अदर लॉस तुमको एक्स फैक्टर देता है, ठीक है, इट गिव्स यू एक्स फैक्टर। अगर तुम अदर लॉस पे मेहनत करते हो, फोकस कर, तुम देखोगे तुम्हारे टोटल मार्क्स में 20 मार्क का इजाफा हो जाएगा, कम से कम 20 मार्क बढ़ेगा। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से तो बहुत कुछ पढ़ाऊंगा और पढ़ाते हुए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी देता जाऊँगा, ठीक है। लेकिन तुम भी जब घर में पढ़ोगे, ऑब्वियसली मैराथन में 100% तुम लोग नहीं कर सकते, तो तुम भी जब घर में पढ़ोगे तो इसके एग्जाम्पल को मत छोड़ना। सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने तुम लोगों को बेयर एक्ट के पढ़ाए वो बिल्कुल पढ़ के जाना, उसी से एग्जाम में फंसता है। मेमोराइज, यहाँ पर सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अदर लॉज में सेक्शन नंबर याद कर भी नहीं पाओगे, इससे बढ़िया लैंग्वेज को याद करो और ट्राई करना कि जब एग्जाम में आंसर लिखो तो बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया लैंग्वेज का आंसर लिखो ताकि ज़्यादा मार्क्स मिले। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो मार्क्स गिरता है ना वो अदर लॉज में गिरता है, तो लैंग्वेज थोड़ी मेंटेन करके चलना। ओके, लेट्स स्टार्ट। एज वी नो हमारे यहाँ अदर लॉज में 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉजेस। तो अब मैं बड़ा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, नेगो। कल बहुत जन बोल भी रहे थे सर नेगो अच्छे से कराना, हाँ मैं अच्छे से कराऊंगा, पूरा एग्जाम्पल और ड्राइंग के साथ कराऊंगा, ठीक है। नेगो के अंदर भी मैं एक से एक टॉपिक अभी बढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा, हार्ड भी, इजी भी सब कराऊंगा और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। मेरा ऐसा एस्टिमेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर 2 घंटे में हुआ है तो नेगो शायद 3 लग जाएगा इसको करने में, और डिटेल में होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नेगो। ओके, आगे मूव करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बड़ा जोरदार टॉपिक है, मैं थोड़ा सा इसमें आराम से समझाऊंगा, धीरे धीरे एक एक बात। ओके, एक बार अगर तुम मेरा ये नेगोशिएबल पूरा वॉच कर लोगे ना तो तुम जब बुक में घुसोगे तुमको काफ़ी आसान महसूस होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब होता है एनी डॉक्यूमेंट थ्रू विच अ राइट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। जैसे मेरे पास अगर जेब में 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये के नोट में आरबीआई के गवर्नर ने लिख रखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ सम ऑफ 100 रुपीज़, तो मेरे पास ये हक है कि नहीं है। अब ये नोट मैं अगर किसी और को दे दूं तो अपना वो हक मैंने किसी और को दे दिया, तो ये जो नोट है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, जो आसानी से हम किसी को दे सकते हैं। तो नोट अगर मुझे किसी को देना है तो कोई मेहनत नहीं करनी है, मियर डिलीवरी, केवल मैं दे दूंगा और सामने वाले का हो जाएगा, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू हम अपना हक किसी और को दे रहे हैं एंड इट इज इजीली ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में 3 ही तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड हैं। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, चेक। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बना था और इसके अंदर सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट्स को ही कवर किया गया है जिसका नाम मैंने भी लिखा है, इन्हीं को बस हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। दुनिया में और भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें मैं अपना हक किसी और को दे सकता हूँ मियरली बाय डिलीवरी, पर उनको इस कानून में कवर नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल करेंसी जो हमारे जेब में 100-500 का नोट जो भी तुम्हारे पास है वो भी तो एक तरह का प्रॉमिसरी नोट ही है, उस पर आरबीआई का गवर्नर प्रॉमिस कर रहा है, पर उसको आरबीआई एक्ट में रेगुलेट किया जाता है, नेगो एक्ट में नहीं। द करेंसी इज ऑल्सो लाइक अ प्रॉमिसरी नोट बट करेंसी इज रेगुलेटेड बाय अ सेपरेट लॉ कॉल्ड आरबीआई एक्ट 1934। इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय नेगोशिएबल एक्ट, ठीक है। क्लियर ना बात ये? ओके, तो यहां से 3 ही इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड है। 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट सुन लो इधर, एक होता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है इट इज ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी, केवल बस दे दूंगा हो जाएगा, मियर डिलीवरी। ये भाषा क्या है? मियर मतलब होता है सिर्फ दे दो हो जाएगा। जैसे नोट, पॉकेट में 500 का नोट किसी को दे दो उसका हो जाता है तुरंत, कुछ और करने की जरूरत नहीं, इसको तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट। दूसरा होता है सर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जब आप किसी को देते हो तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे अपना साइन करना पड़ता है फिर देना पड़ता है, तो अपने बोलते हैं साइन एंड डिलीवरी, ठीक है। मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं। ये नंबर 1 मैं इंट्रोडक्शन तक डिस्कस कर रहा हूं नेगो का, ठीक है, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट एकदम तगड़ा रहे। अगर बहुत दिन हो गए किसी को नेगो पढ़े हुए तो उसको एकदम दिक्कत होगी, तो वो ये सबसे क्लियर हो जाएगा। नेगोशिएशन में क्या होता है, एक आदमी दूसरे को दिया, दूसरे तीसरे को दिया, तीसरे चौथे को दिया, ऐसे पास ऑन हो सकता है,
ये जो चेन बनी है इस चेन को हम कहते हैं नेगोशिएशन चेन। जब तुम ये डायग्राम देखते हो तुमको क्या लगता है कि ए ने एक इंस्ट्रूमेंट बी को दिया, बी ने वो इंस्ट्रूमेंट सी को दिया, सी ने वो डी को दिया एंड सो ऑन। अच्छा, ये चेन का कोई डिफाइंड लेंथ है क्या कि कहाँ जाके रुकेगा? इनफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट नेगोशिएशन लूप या नेगोशिएशन बैक। यहाँ देखो ए ने ऐसे दिया, चेन चलते जा रहा है तो एक लूप बना है कि नहीं? देखो ये एक लूप है कि नहीं है? सी ने डी को दिया, होते होते वापस सी के पास आ गया, इसको बोलते हैं लूप, नेगोशिएशन लूप या नेगोशिएशन बैक, कि मैंने ही छोड़ा था और वापस मेरे पास चल के आ गया। नेगोशिएशन लूप या नेगोशिएशन बैक। नेगोशिएशन बैक से क्या होता है, ये बीच वाले जितने भी पार्टीज हैं सब डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ही ने जो दिया वो आपको वापस हाथ में आ गया ना सी का, तो बीच वाले सारे पार्टीज क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेमो डैट क्वाड नॉन हैबैट अप्लाई नहीं करता। कहने का मतलब है जो इंसान खुद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, वो भी किसी दूसरे को एक वैलिड ओनरशिप दे सकता है। नेमो डैट हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सीखते हैं ना, अ पर्सन हु डज नॉट हैव टाइटल ओवर द गुड्स कैन नॉट पास द टाइटल टू समवन एल्स। बात तो सच है, अगर नीचे एक बहुत सुंदर सी गाड़ी खड़ी है मर्सिडीज जो मेरी नहीं है तो मैं किसी को बेच नहीं सकता, मेरे पास खुद ही अगर टाइटल नहीं है तो मैं किसी को कैसे दूं? लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये ज्ञान अप्लाई नहीं करता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर एक इंसान है जो चोर है, उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चुरा लिया है, तो वो दूसरों को जब देगा तो उनको वो गुड टाइटल दे सकता है। ठीक है, ये देखो ज़रा, ए ने बी को चेक दिया, बी से चेक चुराया किसने? सी ने, तो सी इज अ चोर, बैड टाइटल। पर सी ने फर्दर ये किसको दे दिया? डी को, और लेटर से डी इज HIDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन सा टाइटल आएगा? गुड। तो बैड टाइटल वाले ने एक दूसरे बंदे को गुड टाइटल दे दिया। ठीक है, एंड ये लॉजिकल है कि नहीं है? जीवन में हम लोगों को कितने लोग आके पेमेंट करते हैं पैसा, तो हम थोड़ा उनसे पूछते हैं कि ये पैसा आपने ईमानदारी से कमाया या बेईमानी से कमाया? हम थोड़ा पूछते हैं। एक स्टूडेंट जब ला के मुझे फीस देगा तो विल आई क्रॉस क्वेश्चन हिम कि ये पैसा कहाँ से लेके आए? फिर बोलेगा अपने फादर से। मतलब फादर कहाँ से लेके आए? आई कांट डू दैट। एज लॉन्ग एज मैं HIDC हूँ, मैं अपना सर्विस दे रहा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा कौन दे रहा है। आई विल गेट अ गुड टाइटल ओवर दैट मनी। नंबर 4, नेगोशिएबल पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं करता। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वही एक दूसरे को सू कर सकते हैं, कोई और सू नहीं कर सकता। जैसे मान लो A और B है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने 5 लाख का माल खरीदा और बदले में चेक दिया। कल को कुछ भी 19-20 होता है तो ये दोनों एक दूसरे को सू कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये अप्लाई नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने वो चेक बी को दिया, सी के पास गया, डी के पास गया, फाइनली किसके पास पहुंचा? हमारा ई कौन है, और उसके पास पहुंच के चेक डिसऑनर हो गया है। अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर माने, अगर हम सिर्फ प्रिविटी की बात माने, तब तो ये चेक ई को किससे मिला था और वो सिर्फ डी को सू कर पाएगा। लेकिन हमने कहा ना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रिविटी अप्लाई नहीं करता, ये HIDC पकड़ के सबको सू कर सकता है। तो सोचो, जब मिस्टर ई ए को सू करेगा और ए बोलेगा मैं तुमको जानता नहीं, तुम कौन? अरे जानो या मत जानो, अपने चेक को तो पहचानते हो ना जो तुमने डिसऑनर कराया है, तो मैं तुमको सू कर सकता हूँ, बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं करता। जो भी HIDC है वो पीछे के सारे पार्टीज को सू कर सकता है। यहाँ पे याद रखना, बैकवर्ड सू कर सकते हैं, फॉरवर्ड सू ऑब्वियस सी बात है ना? बैकवर्ड सू कर सकते हैं, फॉरवर्ड सू नहीं। डिसऑनर, नॉर्मली डिसऑनर एक ही केस होता है नॉर्मली कि मैच्योरिटी आ गया इंस्ट्रूमेंट का और पेमेंट नहीं हुआ तो डिसऑनर। लेकिन एक और डिसऑनर होता है यहाँ पे जो सिर्फ हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखते हैं। मैं तुम लोग को अभी प्रॉमिसरी नोट, बिल वगैरह का पूरा फॉर्मेट भी बता दूंगा, जो हार्ड चीज़ें थी वो बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ी देर में आने वाला है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये नियम होता है कि ड्रॉई मस्ट एक्सेप्ट द बिल। तो अगर वो एक्सेप्ट करने से मना कर देना उसे हम कहते हैं डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये भी थोड़ी देर बाद और क्लियर हो जाएगा। अब ये कितने तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है मेरे सामने? 3। ठीक है, अभी देखो
मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा पूरा डिटेल में, हार्ड इजी सब करूँगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगो में बाद में आती हैं, वो मैंने अभी यहीं पे डाल दिया, यहीं पे हो जाएगा क्लियर। ओके, सबसे पहले आई विल टीच यू प्रॉमिसरी नोट, बता दूंगा, और ये उसका एक इलस्ट्रेशन है। फिर मैं तुमको बताऊंगा ये सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये उसका इलस्ट्रेशन है, और इसमें बहुत हाई फाई टॉपिक्स भी है, ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टेड फॉर ऑनर, ये सब नेगो के एकदम लास्ट में आता है, तो वो भी मैं बता दूंगा कि डाउट नहीं रहे। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा चेक पर, चेक का डिफिनेशन कराऊंगा, चेक का एक हल्का सा डायग्राम है टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स विद यू, फिर अपने मूव करेंगे होल्डर वाली टॉपिक में। तो देख रहे हो, तो मैं तीनों इंस्ट्रूमेंट डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर मैं होल्डर पे जाऊंगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। प्रॉमिसरी नोट, सीधा लुक्स पे आ जाओ। प्रॉमिसरी नोट में जिस व्यक्ति को पैसा देना है वही व्यक्ति लिख के दे रहा है, आई प्रॉमिस टू पे दिस पर्सन और ऑर्डर इतना रुपया। तो इसकी जो लैंग्वेज होती है ना ग्रामर में, वो फर्स्ट पर्सन की होती है। आई मतलब फर्स्ट पर्सन, यू मतलब सेकंड पर्सन, और जब हम लोग नाम ले लेके बात करते हैं ना ए ने बी को, तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो प्रॉमिसरी नोट की भाषा फर्स्ट पर्सन होती है। आप खुद सोचो, जब आप वो 100 रुपए का नोट उठाते हो, उस पर आरबीआई के गवर्नर ने क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, तो तुम ज्यादा कनेक्ट करते हो कि नहीं, कि एज इफ आरबीआई का गवर्नर तुमको बोल रहा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। तो प्रॉमिसरी नोट की जो भाषा होती है वो फर्स्ट पर्सन होती है। जो पैसा देगा वही प्रॉमिसरी नोट बना भी रहा है, तो उसको अपने एक नाम दे रहे हैं, मेकर। क्या नाम दे रहे हैं, मेकर। तो मिस्टर ए ने बनाया कि मैं देऊंगा मिस्टर बी को या समथिंग को, और अपना साइन किया, तो मिस्टर ए को क्या बोलेंगे, मेकर। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस। अनकंडीशनल प्रॉमिस, प्रॉमिस का ही सिनोनिम है अंडरटेकिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, यू अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग शब्द का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस, कि वो प्रॉमिस कर रहा है बिना एनी शर्त कि भैया मैं तो पैसा दूंगा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, प्रॉमिसरी नोट में जो प्रॉमिस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, सही बात है। लेकिन जब चेन में एक बंदा दूसरे बंदे को पास ऑन कर रहा है, जैसे मान लो डी ने जब ई को दिया, तो इसको हम लोग एंडोर्समेंट बोलते हैं ना। ए ने दिया था प्रॉमिसरी नोट और वो चल रहा है, अब डी के हाथ में है, डी ई को एंडोर्स कर रहा है, तो यहां पर वो चाहे तो कंडीशन डाल सकता है। इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट या कंडीशनल डिलीवरी। क्या कहते हैं, कंडीशनल डिलीवरी या कंडीशनल एंडोर्समेंट। तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्रॉमिस ए ने जो प्रॉमिस किया दैट शुड बी अनकंडीशनल, लेकिन जब चेन में एक दूसरे को लोग एंडोर्स कर रहे हैं दैट कैन बी कंडीशनल। ठीक है, ये ओके, भाषा क्लियर प्रॉमिसरी नोट की। मिस्टर ए ने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, इनको क्या बोलेंगे अपने, मेकर। मिस्टर बी को मिला है, इनको क्या बोलेंगे, पेई। पेई वो पर्सन होता है जिसको धन मिलेगा। अब अगर बी को मिला तो बी पेई, लेकिन बी ने मान लो अगर वो चेन में छोड़ दिया तो अब लेटर से डी को धन मिला तो डी होगा पेई, और क्या। ओके, क्लियर है। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट पे आपने क्या लिखा है, देखो, आई प्रॉमिस टू पे बी, और इस भाषा का मतलब है कि मैं बी को पैसा दूंगा, या बी ने चेन में जिसको भी दे दिया है, जिसके पास भी है उसको मैं दूंगा। तो बी और ऑर्डर मतलब बी ने चेन में जिसको भी छोड़ा है, जो भी होल्डर बनेगा मैं उसको दूंगा, इसका ये मतलब होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ देख लो। मैं बहुत सारे केस होते हैं, मैं जो हार्ड वाले वो बता रहा हूँ। IOU, IOU बहुत फेमस है, ये नाम से ही बोला जाता है, IOUs। तो IOUs का फुल फॉर्म क्या है, IOU। तो अगर आप खाली प्रॉमिसरी नोट पे लिख के दे रहे हो I owe you 1000 रुपीज, तो प्रॉमिसरी नोट नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ बोल रहे हो कि मेरा उधार है, पर आप चुकाओगे ये तो आपने नहीं बोला ना। तो खाली ये बोल देना कि I owe you इतना रुपया, दैट्स नॉट इनफ, यू ऑल्सो हैव टू प्रॉमिस कि आई विल पे इट। तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ठीक है। सेकेंड, आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपया 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। ये आपने कंडीशन डाला,
और मैरिज होगी कि नहीं होगी, सामने वाला जो मिस्टर सी या मिसेस सी ये मानेगा, मिस सी ये मानेगा कि नहीं मानेगा, हमको नहीं पता ना, तो ये तो वैलिड नहीं है, कंडीशनल हो गया। अब ये वाला हार्ड है, आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपया ऑन द डेथ ऑफ डी। लॉजिकली अगर मैं बोलूं तो मुझे तो ये सही नहीं लगता, पर क्या उपाय है, इंस्टीट्यूट की किताब में लिखा और अपने को ऐसी ही बात करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि देखो हर इंसान जो धरती पे आया मरेगा, कब मरेगा ये नहीं पता, पर मरेगा ये श्योर है। तो अगर आपने बोला है कि आप किसी इवेंट के होने पर पैसा दोगे और वो इवेंट सर्टेन है मैनकाइंड की हिस्ट्री में कि होगा ही, जो आया है वो जाएगा, तो डी भी मरेगा, ई भी, सभी मरेंगे, तो ये इवेंट तो सर्टेन है ना। तो बोलता है कि अगर कोई सर्टेन इवेंट के होने पे आप पैसा दोगे तो इसको हम वैलिड मानते हैं। तो यानी ये लोग बोले कि भैया ये प्रॉमिसरी नोट तो वैलिड है, जबकि मुझे ये गलत लगता है, इलॉजिकल लगता है, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1, आप कंडीशन डाल रहे हो कि नहीं, अरे प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल, और आप तो कंडीशन डाल दिए कि वो मरेगा तब मैं दूंगा, तो कंडीशन नहीं होना चाहिए ना। तो एक तो मुझे ये गलत लग रहा है, और दूसरा जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट होते हैं इनकी एक अवधि होती है, मैच्योरिटी होती है कि भाई इतने समय में मैच्योर करेगा पैसा देना है। ये मरने पे डाल दिया, मरेगा तो कभी का क्या मालूम ही नहीं है, कल को वो मान लो 20 साल बाद मरा तो फिर वो सही नहीं है ना। इन इंस्ट्रूमेंट्स का तो एक वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे तो ये नहीं लगता, गलत लगता है, पर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया तो तुम वही आंसर लिखोगे कि यस ये वैलिड है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो सिंटैक्स है बहुत अलग होता है, ठीक है। गौर से देखो, मैं समझा रहा हूं, एग्जाम्पल सेम रखा है पर डेटा डिफरेंट है, ठीक है। इधर धीरे 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 धीरे, एकदम फास्ट नहीं होगा, एकदम धीरे होगा। बस कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, कुछ डाउट्स हैं, मैं अभी एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। एक स्टूडेंट है, फाइनल के लिए बोल रहा है, मैं जानता हूँ जब भी मैं जिसको भी पढ़ाऊँगा वो हमेशा दूसरी चीज़ की तो डिमांड करेगा, ये ऑब्वियस है। इंट्रो को पढ़ाऊँगा तो फाइनल वाले आएंगे, फाइनल को पढ़ाऊँगा तो इंटर वाले बोलेंगे। मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा धीरे धीरे, लाइन बाय लाइन सब होते जाएगा। अभी शुरुआत आज इंटर लॉ से हुई है, ठीक है। इस पे आते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गुड्स खरीदा 5 लाख रुपए का और क्रेडिट पे खरीदा है, तो बदले में पैसा नहीं देके बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है, ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज का जो सिंटैक्स और लैंग्वेज है वो फर्स्ट पर्सन नहीं होता, वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन का मतलब होता है हम लोग आई नहीं बोलेंगे, हम यू नहीं बोलेंगे, हम सीधा नाम लेके बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं और तुम आपस में बात कर रहे हैं तो मैं अपना नाम नहीं लूँगा, तुम अपना नाम नहीं लोगे, हम लोग एक दूसरे को मैं तुम बोलेंगे। थर्ड पर्सन का नाम तभी लेते हैं जब किसी बाहर वाले को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है जहाँ लोग खुद अपना ही नाम ले लेके बात करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जैसे देश के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन लीडर, वो लोग कई बार अपनी स्पीच में मैं बोलने के बदले अपना ही नाम लेके बात करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मान लो कि एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने बोला जैसे अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल चाहे मर जाए पर देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। तो ही कुड हैव सेड कि मैं चाहे मर जाऊं मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, पर मैं बोलने के बदले अपना नाम लेके स्टेटमेंट की तरह बोला, तो ये थर्ड पर्सन है। जब आप नाम ले लेते हो ना, आई यू बोलने के बजाय, उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल होता है जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 1.5-2 साल के, जो बोलना सीखते हैं, वो कभी भी आई यू बोलना नहीं जानते, क्योंकि हम लोग उनको जिस नाम से पुकारेंगे उनको लगेगा उनको वही बोलना है। तो तुम अगर किसी छोटे बच्चे से पूछोगे कि बाबू खाना खाया, तो वो यही बोलेगा बाबू खाना खाया, वो कभी नहीं बोलेगा मैं खाना खाया। तो दैट इज थर्ड पर्सन। तो इसकी जो लैंग्वेज होती है वो थर्ड पर्सन होती है। दिस पर्सन विल पे टू दिस पर्सन, एक ये खास बात है। दूसरी एक बात ये है कि यहाँ पर जिसको पैसा देना है वो नहीं बनाता, जिसको पैसा लेना है वो बनाता है। तो यहाँ पे पैसा लेना किसको है? मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी बनाएगा, ठीक है। ये देखो साइन किसका है? मिस्टर बी, ही इज द ड्रॉवर। तो जिसको लेना है वो बना रहा है, तो ही इज द ड्रॉवर, ही इज द मेकर। ओके, अब वो क्या भाषा लिखा है, भाषा देखो। मिस्टर बी ने ये लिखा है, मिस्टर बी ने लिखा मिस्टर ए शैल पे टू, मिस्टर ए शैल पे टू मिस्टर बी। उसने ये नहीं बोला कि मिस्टर ए शैल पे मी। इसको ड्रॉ कौन कर रहा है?
मिस्टर बी, पर उसने ये नहीं लिखा कि मिस्टर ए शैल पे मी, नहीं, उसने लिखा मिस्टर ए शैल पे टू अपना नाम, मिस्टर बी और ऑर्डर अ सम ऑफ इतना 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 इतना। तो आप भाषा देखो, कहीं भी आई और यू का प्रयोग नहीं है, नाम का प्रयोग है। ये नाम का बंदा ये नाम के बंदे को या ऑर्डर को देगा। तो ड्रॉ करने वाला मिस्टर बी है, पर वो खुद अपना नाम लिख रहा है मिस्टर बी, रादर देन राइटिंग माई सेल्फ और ऐसा कुछ, ठीक है। तो लैंग्वेज इज थर्ड पर्सन। प्लस देने वाला नहीं बना रहा है, जिसको पैसा लेना है वो बना रहा है। तो अब उसके बना लेने से तो होगा नहीं, ठीक है। मान लो मिस्टर बी ने बना लिया ऐसा कि मिस्टर ए मुझे देगा, पर मिस्टर बी ये बात बोल रहा है, ए के ऊपर तो लायबिलिटी आई नहीं। तो नियम क्या होता है, ड्रॉवर मिस्टर बी जब ये बिल ड्रॉ कर लेता है, ड्रॉ करने के बाद वो ड्रॉई को भेजता है। किसको भेजता है, किसको भेजता है, ड्रॉई को। ड्रॉई कौन है, मिस्टर ए। अब मिस्टर ए उसको एक्सेप्ट करेगा अपना साइन डालकर। एक बार वो साइन कर दे तब फिर ये वैलिड है, ठीक है ना, एक्सेप्टर। तो मिस्टर ए इज द ड्रॉई जिसके नाम पे बना है, और जब वो एक्सेप्ट कर देगा उसको एक्सेप्टर भी बोलोगे, ठीक है, ही इज द एक्सेप्टर। तो वो अपना साइन कर देगा। तो मिस्टर ए ने अपना साइन कर दिया। याद रहे ड्रॉई को अपना साइन करना जरूरी है, एक्सेप्टेड वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। साइन कर देगा मिस्टर ए, दैट इज इनफ। एक्सेप्टेड वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। क्लियर है। अब वो एक्सेप्ट करके किसको दे देगा, मिस्टर बी को। फिर मिस्टर बी चाहे तो उसको चेन में छोड़ सकता है, व्हाटएवर, ठीक है ना। ये यहां तक समझ में आ रहा है, सीन एकदम क्लियर है। नाउ लिसन टू मी, मैं दो चार बातें बोलना चाह रहा हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज में रिक्वेस्ट की, प्लीज की, प्रॉमिस की टोन नहीं होती। बिल ऑफ एक्सचेंज में भाषा होती है ये इसको देगा, तो इट साउंड्स लाइक एन ऑर्डर। तो इसको अपने बोलते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। और एक चीज है, जब ये ड्रॉई है ना, जब ये अपना एक्सेप्टेंस यहां पर डालेगा तो इसको कोई भी कंडीशन पुट नहीं करना चाहिए। ही शुड गिव अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। अगर वो यहां पे कंडीशन डाल दे, एक्सेप्टेड इफ द गुड्स आर सोल्ड, एक्सेप्टेड इफ द गुड्स आर सोल्ड, दैट्स कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस, और इट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। उसके अपने फंडे अलग हैं। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में बहुत झमेले होते हैं, ठीक है। यहां तक पहले क्लियर है सबको, ओके। अब सोचो कि हम यहां पर दो तीन ड्रॉई भी रख सकते हैं, दो तीन ड्रॉई भी रख सकते हैं, उनको कहेंगे जॉइंट ड्रॉई। मतलब मान लो सपोज यहां पे मिस्टर ए के साथ एक और बंदा है मिस्टर एम, और ये भी ड्रॉई है, ये भी ड्रॉई है, तो दो दो ड्रॉई हो गए। इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट ड्रॉई। क्या बोलते हैं, जॉइंट ड्रॉई। कहानी ये है, इन केस ऑफ जॉइंट ड्रॉइज बोथ ऑफ देम मस्ट एक्सेप्ट, दोनों को साइन करना पड़ेगा। पर अगर ये दोनों पार्टनर हैं तो दोनों में से एक जन भी साइन कर देगा तो चलेगा। अगर मान लो दो ड्रॉई हैं तो भाषा नीचे कैसी होगी, मिस्टर ए एंड मिस्टर एम, Mr. A and Mr. M shall pay to Mr. B or order. तो if there are two drawings, then both of them must sign for acceptance. खाली एक के साइन करने से नहीं होगा। हाँ, पर अगर दोनों पार्टनर हैं तो एक कर दे तो चलेगा। Are you okay with this? अब ये देखो एक नया नाम, डिकॉन। डिकॉन मतलब होता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। मतलब ये जॉइंट ड्रॉई नहीं है। जॉइंट ड्रॉई जो होता है ना, वो तो मेन ड्रॉई और जॉइंट ड्रॉई औकात में बराबर होते हैं, प्राइमरी लायबल। लेकिन ये बंदा है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। इसका मतलब है कि ए और जेड दोनों का नाम रहेगा, जेड के नाम में ब्रैकेट में लिखोगे आप ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, यानी कि कल जब मैच्योरिटी होगा इंस्ट्रूमेंट का तो हु इज द प्राइमरी लायबल पर्सन टू पे, मिस्टर ए। वो नहीं देगा तो मिस्टर जेड देगा, दैट इज सेकेंडरी लायबिलिटी, ठीक है। तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड जो होता है ना, ये जॉइंट ड्रॉई जैसा नहीं होता। जॉइंट ड्रॉई तो प्राइमरी लायबल होता है, जबकि ये बंदा सेकेंडरी लायबल होता है। इसको अपने बोलते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो इसको भी तो एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा अपना, तो ये भी एक्सेप्टेंस दिया, मिस्टर ए मिस्टर जेड। जेड के नाम में आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, मतलब आप बिल पे बता दोगे कि मेन तो ए है और जेड तो डाइकॉन है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ये 1 2 मैं बोल चुका अभी, ओके। अभी मैं थर्ड बोलने जा रहा हूं। पहले यहां तक क्लियर है। थर्ड खतरनाक है, थर्ड खतरनाक है। ये खत्म हो गया, पर अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलने जा रहा हूं, ठीक है।
कई बार ये मैं बाद की चीज़ है नेगो में जो अभी बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में बताने से दिमाग में विस्फोट हो जाता है, पहले ही बता के चलो। कई बार ऐसा हो सकता है कि बिना एक्सेप्टेंस के ही वो बिल चेन में चला गया। क्या बिना एक्सेप्टेंस के भी बिल वैलिड है? हाँ है। यही बात हमें समझनी है। जो भी आज मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ये तो कानून में लिखा हुआ है। मैं तुमको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, एक्सेप्टर सुप्रा प्रोटेस्ट। तुम देखोगे इंस्टीट्यूट किताब में टॉपिक लास्ट में आता है, ड्रॉ इन केस ऑफ नीड लास्ट में आता है, और इन दोनों पे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। पर ये बाद में पढ़ाने से क्या होता है, स्टूडेंट पचा नहीं पाता, तो पहले से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये कानून के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कानून खुद ये बात मानता है कि बिना एक्सेप्टेंस के भी एक बिल वैलिड है और वो चेन में छोड़ा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट पढ़ो। समटाइम्स अ बिल मे बी सर्कुलेटेड इन द चेन विदाउट एक्सेप्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। तो अब सोचो, बी ड्रॉवर था, उसने ए पे ड्रॉ किया पर बिना एक्सेप्टेंस की चेन में छोड़ दिया, तो चलते चलते वो किसके पास पहुंच गया? ई। फाइनली अब ई चाहता है कि इस पे एक्सेप्टेंस हो जाए तो बेटर रहेगा, तो ई बिल भेजा ड्रॉई के पास कि भैया एक्सेप्ट इसको कर दो, ठीक है। अब यहां पर अगर ड्रॉई एक्सेप्ट कर दे तो अच्छी बात है, काम खत्म। ई ने ए को भेजा कि एक्सेप्ट कर दो, और मान लो अगर ए ने एक्सेप्ट कर दिया तो अच्छी बात है, सब सॉर्टेड आउट, तब तो फिर बात ही खत्म, दी एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन मान लो ए यहाँ पे बदमाशी कर दे, ए बोले मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो अब क्या होगा? बिल के केस में दो प्रकार के डिसऑनर होते हैं, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। तो अगर ये एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो इसको डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस माना जाता है। यानी कि अब मिस्टर ई के पास दो चॉइसेस हैं, और चॉइस नंबर 1 से तुम लोग सब अग्री करोगे, मैं भी अग्री करता हूं। चॉइस नंबर 2 जो कानून में दिया हुआ है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, गलत लगेगा। मिस्टर ई बोल सकता है कि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं किया तो इसको मैं डिसऑनर मानूंगा, जा रहा हूं मैं नोटरी के पास डिसऑनर कराने। तो मिस्टर ई बिल को लेके नोटरी ऑफिसर के पास जाएगा। कोर्ट के इलाके में ना बहुत सारे नोटरी ऑफिसर बैठते हैं, उनके पास जाएगा और बोलेगा इसको नोटराइज कर दीजिए। तो नोटरी ऑफिसर ए को वापस से पूछेगा एक बार कि एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, वो बोलेगा नहीं। तब फिर नोटरी ऑफिसर उस पर अपना साइन स्टैम्प सील मार के लिख देगा डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, नाउ इट इज ए लीगल प्रूफ ऑफ डिसऑनर। और मिस्टर ई अब अदालत में जाके केस कर सकता है टू रिकवर द मनी। वो प्रायर पार्टी में सबको सू कर सकता है, डी सी बी ए सबको, ठीक है। दैट इज ऑप्शन 1, यही सही है, यही होना चाहिए। लेकिन ना कानून में एक दूसरा ऑप्शन भी है जो एग्जाम में हमको लिखना पड़ता है, वो क्या है? मिस्टर ई को घनघोर मजबूरी है, उसको चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह से। तो वो अब क्या कर सकता है? सपोज मिस्टर ई ने ए को बोला एक काम करो ना, आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दो। क्या दे दो? कंडीशनल एक्सेप्टेंस, मतलब पुट सम कंडीशन, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। तो ए बोला ओके, ए ने दे दिया कंडीशनल एक्सेप्टेंस, इसको अपने बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 86, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अगर मिस्टर ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस डाल रहा है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस डाल रहा है, तो मिस्टर ई के पास दो चॉइस होते हैं, या तो डिसऑनर करा लो या फिर वो मान सकता है, वो मान गया, ठीक है। लेकिन अगर वो मानना चाहता है, इफ ही वांट्स टू कंसेंट टू द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ही मस्ट आस्क द प्रायर पार्टी बीसीडी कि देखिए ऐसा हो रहा है, मैं ले लूं क्या? अब बीसीडी भी अगर मान गए तब तो बीसीडी भी लायबल रहेंगे, लेकिन अगर बीसीडी ने बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो, डिसऑनर का केस करो, ठीक है, बीसीडी ने मना कर दिया, पर फिर भी मिस्टर ई मानना चाहता है, लेना चाहता है, तब उस केस में मिस्टर ई कैन अग्री टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, वो चेन में चलता जाएगा। पर कभी भी फ्यूचर में डिसऑनर हुआ तो ई पलट के बी सी डी को सू नहीं कर सकता। अब ये वाला ऑप्शन मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो इंसान इतना बदमाश है कि आज एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, कल तो पेमेंट के टाइम पे पक्का वो तारे दिखा देगा, वो तो देगा ही नहीं पेमेंट, तो इसको आज ही डिसऑनर मान लो ना। व्हाई आर यू वेटिंग टिल मैच्योरिटी? आज ही मान लो। तो इसलिए ऑप्शन 1 इज ऑलवेज बेटर, बट इन एग्जाम यू हैव टू राइट 2 ऑप्शंस, ठीक है। बैक टू द स्टोरी, ये रही स्टोरी। सपोज ई ने ए को भेजा कि भाई एक्सेप्ट कर लो, ए ने मना कर दिया, तो मिस्टर ई बोला ओके मैं इसको
मैं इसको डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस मानूंगा और केस करूंगा, तो अकॉर्डिंगली वो सब पे केस करना चालू करेगा। ठीक है, नाउ डिसऑनर होने के बाद लेट अस से कि एक बंदा आया, इसको नाम दे रहे हैं मिस्टर डब्लू। डिसऑनर होने के बाद एक बंदा आया और वो बोला मैं दूंगा एक्सेप्टेंस। ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने के बाद ये आके बोल रहा है मैं दूंगा एक्सेप्टेंस। क्यों? इनको बचाने के लिए। ए को तो बचाएगा नहीं क्योंकि ये तो दुष्ट है। किसको बचाएगा? ड्रॉवर कौन है? मिस्टर बी। या फिर एंडोर्सर कौन है? मिस्टर सी डी। तो वो इनके ऑनर के लिए आके बोल रहा है कि मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, तो ऐसे बंदे को अपने बोलते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर फॉर ऑनर। द क्वेश्चन इज फॉर हुज ऑनर ही हैज एक्सेप्टेड, बी हु इज द ड्रॉवर या फिर सी डी हु इज द एंडोर्सर। ठीक है, इस आदमी का एक और नाम चलता है, देखो क्या लिखा है, एक्सेप्टर सुप्रा प्रोटेस्ट। इसका मतलब होता है एक्सेप्टर आफ्टर डिसऑनर। डिसऑनर के बाद आके जो एक्सेप्ट करे उसको बोलते हैं एक्सेप्टर सुप्रा प्रोटेस्ट। तो दोनों में से कोई भी नाम तुम बोल सकते हो। ठीक है, याद रहे ये बंदा पहले से ही चेन का हिस्सा नहीं है, ये अलग से एक अलग आदमी है। मतलब इनमें से BCD कैन नॉट बी द एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर एक अलग आदमी होगा हु इज नॉट ऑलरेडी लायबल अंडर द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो चेन का हिस्सा नहीं रहेगा, वो आके एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो उसके एक्सेप्टेंस देने से इंस्ट्रूमेंट फिर से वैलिड हो जाएगा और चेन में छोड़ा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर या एक्सेप्टर सुप्रा प्रोटेस्ट। चेक। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, चेक भी तो एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है यार। कैसे? ये इधर एक बार देखो तो, एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूं तुम लोग को। ठीक है, क्या प्रथम ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ये सब यार आज मैराथन है पूरा का पूरा। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का मतलब है आप एक एक्स्ट्रा ड्रॉई का नाम डाल रहे हो कि अगर मेन ड्रॉई जो है वो फ्यूचर में पैसा नहीं दिया तो फिर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड वो पैसा दे देगा। तो उसकी औकात जॉइंट ड्रॉई जैसे नहीं होती, वो एक लेवल नीचे होता है, वो उसकी सेकेंडरी लायबिलिटी होती है, जबकि जॉइंट ड्रॉई की प्राइमरी होती है। ओके, इधर देखो, सपोज मान लो तुम्हारा बैंक में अकाउंट है, तुम अकाउंट होल्डर हो। ठीक है, Who has to pay whom? Bank has to pay. Bank has to pay. ठीक है, तो एक्चुअली तुम जो अकाउंट होल्डर होते हो ना, तुम होते हो ड्रॉवर, और तुम ही तो चेक ड्रॉ करते हो, तुम ही तो चेक को ड्रॉ करते हो। और ड्रॉई कौन होता है? बैंक इज द ड्रॉई, क्योंकि तुम बैंक को ही तो बोल रहे हो कि बैंक विल पे। देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा रहता है? बैंक का नाम, और फिर तुम लिखते हो नीचे पे सो एंड सो। तो तुम बेसिकली बैंक को हुक्म दे रहे हो, बैंक पे सो एंड सो। तो इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो बैंक क्या है? ड्रॉई, और तुम कौन हो? ड्रॉअर ऑफ द चेक। चेक इज स्पेशल, चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, डीम्ड एक्सेप्टेंस है, बिकॉज चेकबुक आपने घर में छापा है कि बैंक वालों ने छाप के दिया है, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस। चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, चेक में स्टैंपिंग की जरूरत नहीं होती, पर इसका टोन एकदम ऑर्डर जैसा होता है। क्या चेक में कहीं प्लीज, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट होता है? नहीं, इट्स लाइक एन ऑर्डर, पे सो एंड सो। ठीक है, तो तुम अकाउंट होल्डर कहलाता है ड्रॉवर, बैंक कहलाता है ड्रॉई। चेक ड्रॉ हुआ, ठीक है, चेक ड्रॉ हुआ। अब चेक में या तो आप अपने आप को पैसा दिलवा सकते हो, यू राइट सेल्फ, तब आप खुद जाके पैसा उठा लो, या फिर आप किसी और को जिसको आप देना चाहते हो उसका नाम लिख सकते हो, मिस्टर एक्स वाई सो एंड सो वॉट एवर, उनका नाम आप डाल सकते हो, वो होंगे पेई। ओके, तो चेक का जो सिंटैक्स होता है वो एकदम बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा होता है, इसीलिए चेक का डेफिनेशन बोलता है
अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, मतलब ड्रॉई कौन है? बैंक है, ठीक है। चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, चेक में कोई टाइम गैप नहीं होता कि 3 महीने बाद, 2 महीने बाद। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति 3 महीने बाद पैसा उठाए, तो आप 3 महीने बाद की जो तारीख है वही सीधा लिखो, क्योंकि चेक पर आप जो डेट लिख दोगे उसी डेट से वो एक्टिव हो जाता है। तो चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, नेवर अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक और अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला, इस पर बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। पहले एक बार बहुत पहले आया हुआ एग्जाम में कि ये ट्रंकेटेड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है। देखो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे डाला हुआ है, ठीक है, मैं हल्का सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक चेक इज़ अ चेक जो कभी पेपर में था ही नहीं, एक ऐसा चेक जो कंप्यूटर रिसोर्स में ही क्रिएट हुआ, वहीं पे डिजिटली साइन हुआ, वहीं पे वो कंप्यूटर में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया। ऐसे चेक को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक हम जैसे लोग यूज़ नहीं करते, बैंक आपस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक कभी पेपर में था ही नहीं, इट वॉज क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर, साइंड डिजिटली इन द कंप्यूटर यूजिंग असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड ट्रांसमिटेड यूजिंग कंप्यूटर। दूसरा होता है ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक हम लोग सबकी लाइफ में है। मैं आज अगर एक कागज़ का चेक तुमको दूं, तो तुम जाके चेक को क्या करोगे? अपने बैंक में डालोगे। तुम्हारा बैंक वाला क्लियरिंग हाउस के थ्रू मेरे बैंक से पैसा मांगेगा। तब क्लियरिंग पर्पस के दौरान क्या होता है कि जो चेक होता है उसकी एक फ़ोटो उठाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज। आफ्टर टेकिंग एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज द चेक इज टोर्न, काट दिया जाता है। ट्रंकेट का मतलब होता है थोड़ा सा फाड़ देना। जैसे ये चेक है ना, इसको यहाँ से थोड़ा सा फाड़ दो, इसको बोलते हैं ट्रंकेट करना, काट देना, ठीक है, समझ रहे हो। तुम लोग का आंसर शीट जो होता है वो भी ट्रंकेट होता है कि नहीं होता है? तुम लोग जो एग्जाम देने जाते हो, तुम लोग तो अभी एग्जाम दे ही रहे हो, तुम देखोगे तुमको जो आंसर शीट मिलता है उसमें शुरू का एक पोर्शन होता है जो ट्रंकेट किया जाता है। तुम लोग पहले पेज में कहीं अपना रोल नंबर डालते हो, पर फिर बाद में वो ट्रंकेट करके अलग किया जाता है, ताकि जब तुम्हारी कॉपी चेक करने के लिए एग्जामिनर के पास जाए, उसको पता भी नहीं रहेगा कि किस स्टूडेंट का है। ना तुम्हारा नाम वो जानता है, ना रोल नंबर जानता है, कुछ नहीं, उसको पता भी नहीं कि कौन पेपर किसका स्टूडेंट का है, ताकि कुछ भी सेटिंग नहीं हो सके। ट्रंकेट करना मतलब काट देना। तो चेक की क्लियरिंग साइकिल के दौरान बैंक या क्लियरिंग हाउस इमेज उठाने के बाद काट देता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रंकेटेड चेक, ठीक है। तो उसकी जो इमेज है वो भी चेक है। अब हम होल्डर वाले टॉपिक पे आ रहे हैं। होल्डर वाला टॉपिक प्रेटी मच सिंपल है। दो मुख्य प्रकार के होल्डर होते हैं। सेक्शन 8 होल्डर, सेक्शन 9 HIDC होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर वो होता है जिसमें दो खूबियां होती हैं। HIDC वो होता है जिसमें 2 + 3 5 खूबियां होती हैं। क्या क्या? ये दो खूबियां दोनों में हैं। पहली, राइटफुल पोजीशन। अगर आपको वो इंस्ट्रूमेंट चोरी करके मिला है तो राइटफुल पोजीशन नहीं है, ठीक है, सही तरीके से आपको मिलना चाहिए। अगर आपको सड़क पे पड़े हुए मिला है तो वो राइटफुल पोजीशन नहीं है। राइटफुल पोजीशन मतलब आपको बाकायदा दिया गया चेन में, दैट्स कॉल्ड राइटफुल पोजीशन। सेकंड, राइट टू रिसीव मनी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट तो है पर उसको हम इनकैश नहीं कर सकते, उस पर कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रतिबंध है, ठीक है, तो उस केस में भी वो आप होल्डर नहीं हो। आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स। मुझे कहीं से एक चेक मिला और वो चेक मैंने अपने स्टाफ को दिया और बोला जाके मेरे बैंक में जमा कर दो। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, एम आई अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन चेन? येस, बट इज माई स्टाफ अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन चेन? नो। आई एम द होल्डर, आई हैव राइटफुल पोजीशन and I have the right to encash and right to receive money, तो I am the holder. My staff has rightful possession because मैंने उसको दिया है, but does he have the right to receive money for himself? No, वो तो मेरे में जमा करेगा। तो my staff is not a holder, he is just a bearer. My staff is not a holder, he is just a bearer. होल्डर बड़ी चीज होती है, बेरर नीचे चीज होती है, ठीक है। बेरर मतलब उसके हाथ में है, चाहे उसका हक है चाहे नहीं है, वो बेरर है। तो माई स्टाफ इज अ बेरर, ही इज नॉट अ होल्डर। अनदर एग्जाम्पल आई गिव यू। मान लो मुझे कहीं से एक चेक मिला, ठीक है, लेकिन फिर लीगल केस हुआ तो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने मुझे बोला कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मैं उस चेक को जमा नहीं करूंगा, इनकैश नहीं करूंगा। तो आई हैव द राइटफुल पोजीशन बट कैन आई इनकैश इट? नो, तो आई एम नॉट अ होल्डर। देन व्हाट एम आई? अगर मैं होल्डर नहीं तो मैं क्या हूँ? बेरर। आर यू ओके विद दिस?
अच्छा, HIDC में भी ये 2 खूबियाँ तो होती हैं, प्लस 3 स्पेशल खूबियाँ होती हैं। वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब HIDC को अगर 7 लाख रुपीस का इंस्ट्रूमेंट मिला है तो उसने भी बदले में 7 लाख रुपीस का सामने वाले को कुछ दिया है, तभी मिला है, वरना नहीं। गुड फेथ, मतलब उसको नहीं पता कि चेन में कोई चोर है कि नहीं, उसकी नज़रों में सबके सब HIDC हैं, ठीक है। थर्ड, ही हैज़ रिसीव्ड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी, प्रॉमिसरी नोट और बिल में मैच्योरिटी नहीं करते, उसके पहले उसको वो इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हो गया। मैं एक बात सबको बता देना चाहता हूँ, ये भी एक गलत फहमी है जो ठीक कर लो। एक चेन के अंदर बहुत सारे HIDC हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि चेन में एक ही HIDC होगा, चेन में बहुत सारे HIDC हो सकते हैं। जैसे लुक एट दिस डायग्राम, ए ने बी को दिया, अब देखो सी क्या है, नीचे देखो HIDC, डी क्या है, ई क्या। तो चेन में अगर कोई चोर नहीं है तो सभी तो HIDC हो सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। HIDC बहुत सारे हो सकते हैं एक चेन के अंदर, लोग सोचते हैं लास्ट वाला एक ही होगा। तो होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स भी क्लियर है एकदम। होल्डर में 2 खूबियां, HIDC में 5 खूबियां। इंपॉर्टेंट है HIDC को हम लोग ना एकदम सुपरमैन बोलते हैं, सुपरमैन, शक्तिमान। इसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं जो बाकी किसी के पास नहीं होते। तो HIDC के पास क्या क्या पावर्स होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं। HIDC के पास क्या क्या पावर होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, मैं बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनना। मैंने बाद की जो चीज़ें हैं वो भी पहले ही ले आई हैं, ठीक है। सुप्रा प्रोटेस्ट का मतलब किसी ने लिखा है, सुप्रा प्रोटेस्ट का मतलब सुन लो, अब मेरे पास वक्त नहीं है समझाने का। सुप्रा प्रोटेस्ट का मतलब होता है आफ्टर डिसऑनर। तुमने सुप्रा प्रोटेस्ट का तो वही मतलब लिख दिया जो एक्सेप्टर फॉर ऑनर का होता है। सुप्रा प्रोटेस्ट वर्ड का मतलब एग्जैक्टली होता है आफ्टर डिसऑनर। प्रोटेस्ट मतलब जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब डिसऑनर होता है तो उसका नोटिंग प्रोटेस्टिंग कराते हैं ना, तो प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट के बाद सुप्रा प्रोटेस्ट। तो एक्सेप्टर फॉर ऑनर जो है वो पिक्चर में डिसऑनर होने के बाद आता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सेप्टर सुप्रा प्रोटेस्ट, ठीक है। ये सब नाम MCQ में आ सकता है या फिर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी के फॉर्म में नहीं आ सकता। पहले भी जब एग्जाम में आया हुआ है ना तो ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन की तरह आया था, केस स्टडी की तरह नहीं आया था, ओके। प्रिविलेजेस ऑफ HIDC, सबसे बड़ी ताकत इसके पास सू पावर। ये बंदा चेन में पीछे सबको जाके एक एक करके बैक टू बैक सू कर सकता है। ही कैन सू ऑल द प्रायर पार्टीज। दूसरा, क्लींजिंग इफेक्ट। क्लींजिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक बार अगर इंस्ट्रूमेंट इसके पास आ जाए तो गुड टाइटल हो जाता है इसका, इस बंदे से वो इंस्ट्रूमेंट जिसको भी मिलेगा फ्यूचर में, ऑल द सब्सीक्वेंट होल्डर्स दे विल ऑल्सो गेट गुड टाइटल, ऑल्दो दे मे नॉट बी HIDC। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं HIDC हूँ, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट आया तो मेरी गुड टाइटल है, मैं जब किसी को दूंगा तो वो बंदा भले ही HIDC नहीं हो, थोड़ा कम हो, जैसे उसको पता था कि इंस्ट्रूमेंट में पहले कहीं कोई चोर बैठा है तो गुड फेथ तो नहीं है पर बंदा सही है और बाकी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके पास भी गुड टाइटल आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जितने भी सबके पास गुड टाइटल आएगा, इसको बोलते हैं क्लींजिंग इफेक्ट। लेकिन अगर वो चोर जिसने इंस्ट्रूमेंट को चुराया वो खुद ही HIDC को दिया और फिर HIDC के हाथ से ले लिया तो उसकी गुड टाइटल नहीं आएगी। तो एवरी सब्सीक्वेंट होल्डर हु डिराइव्स द, देखो जो आज लैंग्वेज के लिए कई जन पूछ रहे थे ना मेरे से, अब यही चीज़ अगर एग्जाम में लिखनी हो तो इसकी भाषा क्या होगी, एवरी सब्सीक्वेंट होल्डर हु डिराइव्स हिज टाइटल from HIDC gets a good title over the instrument provided he himself is not a party to the, he himself is not a fraudster, मतलब उसने खुद फ्रॉड नहीं किया है, तब वो उसको गुड टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फ्रॉडुलेंट एंडोर्समेंट्स। चेन बहुत लंबा था, ABCDEFG H, मैं H हूँ HIDC, मेरे पहले ABCDEFG,
चेन में अगर किसी ने कोई फ्रॉड वगैरह किया भी है एंडोर्समेंट के टाइम पे, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो HIDC हूँ, गुड फेथ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है, तो मैं तो पकड़ के सबको सू कर सकता हूँ। जो भी बंदा है मेरे पीछे वाला, वो अदालत में ये डिफेंस क्लेम नहीं कर पाएगा कि द इंस्ट्रूमेंट वॉज लॉस्ट, द इंस्ट्रूमेंट वॉज फ्रॉडलेंटली इंडोर्स्ड। इसका एक एक्सेप्शन है। मर्केंटाइल बैंक वर्सेस डिसिल्वा का एक केस था, इसमें HIDC हार जाएगा बेचारा। बोलता है अगर इंस्ट्रूमेंट में फॉर्जरी हुआ है, मतलब नकली साइन किया गया है, इंस्ट्रूमेंट पे नकली साइन किया है, फॉर्जरी, तो फॉर्जरी मीन्स नलिटी। यहाँ HIDC के पास भी गुड टाइटल नहीं आएगा। पूरे चैप्टर में ना ऐसे 2-3 केसेस हैं जब HIDC भी शक्तिहीन हो जाता है, वो भी सुपरमैन नहीं रहता। उसमें से एक है फॉर्जरी। अगर चेन में नकली साइन हुआ है, फॉर्जरी हुआ है, तो HIDC को भी गुड टाइटल नहीं मिलेगा। और भी 1-2 केसेस जो आएंगे, ठीक है। वरना पीछे वाले पार्टी कोई भी बहाना नहीं बना सकते HIDC के सामने कि हमसे खो गया था या किसी ने फ्रॉडलेंटली एंडोर्स कर दिया किसी और को, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। नंबर 5, सिमिलरली कंडीशनल डिलीवरी का बहाना नहीं चलेगा। आज शुरू में मैंने बोला था ना, प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, पर जब वो चेन में जा रहा है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देते वक्त, एंडोर्स करते वक्त कंडीशन डाल सकता है, तो वो भले ही कंडीशन डाल दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, HIDC उसको सू कर सकता है। अब जैसे मान लो मिस्टर डी ने E को देते वक्त एक कंडीशन डाल दिया था, ठीक है, वो कंडीशन मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मैं HIDC हूँ, मैं मिस्टर डी को डायरेक्टली सू कर सकता हूँ। नंबर 5, इन कोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। इन कोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। इन कोएट वर्ड का मतलब होता है इनकम्प्लीट। यहाँ पे इनकम्प्लीट के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें बेसिकली अमाउंट ब्लैंक है। क्या ब्लैंक है? अमाउंट ब्लैंक है, ओके। और ये सिर्फ ये वाली जो टॉपिक है इन कोएट, ये सिर्फ प्रॉमिसरी नोट और बिल में होती है, चेक में नहीं होती, क्योंकि देखो लिखा हुआ है स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, चेक का स्टैंपिंग नहीं होता, स्टैंपिंग सिर्फ बिल और प्रॉमिसरी नोट का होता है। तो अपने इसको बोलते हैं इन कोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, ओके, इन कोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। अब सीन क्या है, सपोज एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिसरी नोट दिया और अमाउंट लिखा नहीं, बोला कि ठीक है अमाउंट आपस में, मतलब सोच लो कि जो सौदा हुआ था वो मंडी के रेट पे हुआ था, मंडी मतलब मार्केट रेट, और अभी पता नहीं हम लोग को एग्जैक्टली, एक अंदाज़ा है कि 5,000 रुपये के आसपास होगा पर एग्जैक्ट नहीं पता, तो भरोसे के बेसिस पे प्रॉमिसरी नोट दे दिया और बोला ठीक है बाद में जो भी प्राइस होगा डाल देना उसमें, ठीक है। तो इससे इन कोएट इंस्ट्रूमेंट, इन कोएट इंस्ट्रूमेंट में ऑब्वियस सी बात है जो प्रॉमिसर था ही इज लायबल ओनली फॉर द 5,000 रुपीज़ टाइप का अमाउंट। पर मान लो ये इंस्ट्रूमेंट पर मैंने एक ज़्यादा बड़ा अमाउंट लिख के चेन में छोड़ दिया, ठीक है, तो HIDC को हक है कि वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट रिकवर कर सकता है। मैंने सपोज उस पर लिख दिया 8,000 रुपये और वो HIDC को पहुंच गया। अच्छा, HIDC को अगर 8,000 का इंस्ट्रूमेंट पहुंचा है तो उसने भी सामने वाले को 8,000 का कुछ दिया होगा, तो उसके पास हक है कि वो सीधा प्रॉमिसर से 8,000 रुपये रिकवर कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिसने ये गलती की थी, असली गलती तो उसी की है। तो सपोज अगर मेकर ने, बेचारे ने 8,000 रुपये HIDC को दिया, तो वो 3,000 रुपये मुझको केस करके रिकवर कर सकता है कि नहीं? रिकवर कर सकता है, ठीक है। ये है इन कोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। इन कोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट में शुरू में बना कम अमाउंट के लिए था, लेकिन नकली अमाउंट आपने ज़्यादा भर दिया, HIDC को पहुँच गया, वो तो फुल अमाउंट रिकवर कर सकता है। दिस इज ऑसम, ऑसम है ये। एस्टॉपल का केस एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक बार पढ़ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम का केस स्टडी जो मैंने लिख के दे दिया है। ठीक है, अरे ये चैप्टर के एकदम बाद में आएगा, सेक्शन 120 में, मत ढूंढने जाओ, नेगो 3 में मिलेगा, यहाँ पे रहो, ठीक है। ये मैंने क्लास में बोल के सुनाया होगा और ये नेगो 3 में आता है। J accepted a bill of exchange and gave it to K, और बोला जाके ना ये मैं एक्सेप्ट करके दे रहा हूँ, जाके बैंक में डिस्काउंट करा लो, पैसा लेके आ जाओ, मुझे ज़रूरत है। बैंक वालों ने मना कर दिया, बोला हम तो नहीं करेंगे। तो J को बुरा लग गया, फिर उसने उस बिल के 2 टुकड़े किए और फेंक दिए सड़क पर। मिस्टर के ने वो टुकड़े उठा लिए,
चिपका लिए और ऐसा चिपकाया कि किसी को पता ही नहीं चले कि फटा था, लगा कि फोल्ड किया हुआ होगा, और उसने उसको सर्कुलेशन में डाल दिया एंड अल्टीमेटली इट रीच्ड एल हु इज HIDC। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट HIDC के हाथ में पहुंच गया। क्या HIDC मिस्टर जे से पैसा रिकवर कर पाएगा? यस, HIDC है वो, ठीक है, वो रिकवर कर सकता है। अब मिस्टर जे अदालत में बोलना चाहेगा भाई मेरी गलती कहाँ है, मैंने तो फाड़ के फेंका था, ये के ने बदमाशी की और चिपका के सर्विस डाला, तो उससे लो मुझसे मत लो। इस तरह का बहाना अदालत में नहीं चलेगा। जे इज स्टॉप्ड फ्रॉम सच एन एक्सक्यूज, तो इसको एस्टॉपल बोलते हैं। ऊपर पढ़ो, एस्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग द ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जे तो ये बोलना चाहता है कि इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड है बिकॉज मैंने तो फाड़ के फेंक दिया था। भाई ओरिजिनली जब आपने बनाया था तब तो वैलिड ही था, और अगर आपको फाड़ना ही था तो अच्छे से फाड़ते। ये क्या कि सजा के फाड़ के रख के आए हो स्ट्रीट में कि कोई उठा के चिपका ले, तो जे बेचारा लायबल हो जाएगा, एस्टॉपल लग जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था, सुपर क्वेश्चन है। और तुम सोचो ये सेक्शन नंबर 120 से आया जो एकदम नेगो के लास्ट में आता है, समझ रहे हो? 138 तो तुमको मालूम है डिसऑनर ऑफ चेक का होता है, ये 120 है एस्टॉपल। तो यहां से उठा के इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। नंबर एक और एस्टॉपल है। सपोज मान लो, एक बार ध्यान सुनो कितना मस्त है। मैं एक छोटा सा केस बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया। मैं एडल्ट हूँ, ठीक है? इनफैक्ट आई एम अ परफेक्ट एडल्ट, आई एम 18 into 2 36 years old, ठीक है? तो मैं एडल्ट हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया और मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर मास्टर बी, माइनर है, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर अ सम ऑफ इतना रुपया, और मैंने माइनर को दे दिया। तो पेई कौन है? माइनर है। पेई कौन है? माइनर है। और माइनर ने क्या किया, वो एंडोर्स मार दिया और इंस्ट्रूमेंट चेन में चला गया। अगर बात मेरे और माइनर के बीच में रहती तब तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनर ने वो चेन में डाल दिया, और चेन में जब वो पहुंच गया तो किसके पास पहुंचा? HIDC। अब HIDC आके मेरे से मांग रहा है, तो मैंने बोला यार आई नेवर हैड एनी इंटेंशन ऑफ पेइंग इट, बिकॉज देखो तो सही पेई कौन है? छुटकू। तो मैं तो कभी इसको देने वाला था ही नहीं। तो बोला कि आपने छुटकू को लॉलीपॉप दिलाना था, आप दिला देते, आपने उसको प्रॉमिसरी नोट क्यों दिला दिया? वो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर चेन में छूट जाए और HIDC के हाथ में चला जाए तो वो तो आपसे रिकवर करेगा ही। तो आई एम स्टॉप्ड फ्रॉम द एक्सक्यूज कि पेई इज माइनर, पेई का कैपेसिटी नहीं है, आई एम लायबल टू पे। और वैसे ही मैं बता देता हूँ एक बात, एक सेक्शन है जो सिलेबस से हट गया, सेक्शन नंबर 26, पर वो ज़रूरी है, सुन लो। वो ये है, माइनर जो होता है उसके पास हक होता है टू मेक, एक्सेप्ट, ड्रॉ, एंडोर्स इंस्ट्रूमेंट। वो बिल्कुल ऐसा करता है, बस एक ही चीज़ है, वो खुद लायबल कभी नहीं होगा, बाकी सब लायबल रहेंगे। कैन माइनर बी अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन चेन? यस, बट विल ही बी लायबल? नो, उसको कोई सू नहीं कर सकता। ये क्लियर है अपने को एस्टॉपल तक? तो ये था सर प्रिविलेजेस ऑफ HIDC। नाउ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 7 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहले ये देख लो क्या लिखा है, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन जुरिस्डिक्शन। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पर इंडिया में केस होगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में विदेश पे केस होगा। ये मैं समझाऊंगा डिटेल में, अगले पेज पे आएगा। ऑर्डर एंड बेयरर इंस्ट्रूमेंट, बहुत बोल चुका हूँ इसके बारे में, वापस आएगा अगले पेज पे। इसमें बहुत एक ज़बरदस्त ज्ञान है जो मुझे पढ़ाना है। ब्लैंक एंडोर्समेंट, वो भी नेगो 3 में आता है, पर मैं अभी बता दूंगा डिटेल में। टाइम एंड डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ये लल्लू है, सबको पता है। टाइम इंस्ट्रूमेंट में एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसमें मैच्योरिटी निकाला जाता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन डिमांड, उसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होते। और लास्ट इन कोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, अभी भी पढ़ाया था ऊपर कि अमाउंट उसमें ब्लैंक है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, वही। तो हम लोग ये 2 तो जानते हैं, ये 2 अभी हम डिटेल में करेंगे। इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? इसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिससे आराम से याद रह जाएगा। तुम एग्जाम में इस चार्ट को बना के भी, आज तो कई जन बोलते हो सर ये बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। खुद ही सोचो यार, कोई डायग्राम है, कोई फोटो है कि टेक्स्ट है?
टेक्स्ट है पुट इन द टेबल फॉर्म, तो यू कैन ड्रॉ इन एग्जाम। ठीक है, इधर ध्यान से सुनना। कैसे आपको पता चलेगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट इनलैंड है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है? तो आपको 3 प्लेसेस चेक करने। क्या चेक करने? 3 प्लेसेस, प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3। प्लेस मतलब जगह, शहर। यू हैव टू चेक 3 प्लेसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन, द प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन। द प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन। सर आपको कैसे पता चलेगा? अरे वेरी इजी सर, आप उस पर स्टैंप लगाते हो कि नहीं? रेवेन्यू स्टैंप, स्टैंप ड्यूटी, तो उस स्टैंप पे तो देश का नाम लिखा रहता है। ठीक है, इंडिया। और अगर बाहर का है तो जो देश है उसका नाम लिखा होगा। तो स्टैंप से समझ जाओगे आप कि कहाँ ड्रॉ हुआ है। सबसे बड़ी पहचान यही है, सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कहाँ हुआ है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट, चौथा केस, अगर वो इंस्ट्रूमेंट इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ है, मतलब आपने प्रॉमिसरी नोट या बिल पे स्टैंप लगा हुआ देखा, एंड लेट्स से वो स्टैंप अमेरिका का है, तब बात खत्म। कुछ और P2 P3 चेक करने की जरूरत नहीं है। योर स्ट्रेट आंसर इज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लेकिन सर अगर मान लीजिए ड्रॉ हिंदुस्तान में हुआ है, उसमें लिखा हुआ है इंडिया, तब 3 केसेस है, 1 2 3। विल सी दैट। ठीक है, तो ड्रॉ कहाँ हुआ है? इंडिया पे, वो स्टैंप लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ है इंडिया। ओके, आर यू ओके विद दिस? अब अगर इंडिया में ड्रॉ हुआ है तो आपको P2 P3 चेक करना पड़ेगा। अगर P2 P3 दोनों आउटसाइड इंडिया है तब फिर ये फॉरेन माना जाएगा। P2 P3 दोनों क्या है? आउटसाइड, तब फिर ये फॉरेन माना जाएगा। उसमें से कम एक इंडिया होना चाहिए था। P2 P3 क्या है सर? P2 इज द प्लेस वेयर द ड्रॉई लिव्स। ड्रॉई का घर जहां है, प्लेस वेयर द ड्रॉई रिसाइड्स। P3 क्या है? प्लेस ऑफ पेमेंट, मतलब जिस जगह में वो इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट होना चाहिए, प्लेस ऑफ पेमेंट। तो P2 P3 चेक करना है, पर याद रखना सबसे पहले P1 चेक करना है। अगर P1 ही आपको मैं बोल दूं आउटसाइड इंडिया है तो स्ट्रेट अवे आंसर फॉरेन। P1 अगर इंडिया है पर P2 P3 दोनों बाहर है तो भी फॉरेन। अब सुनो, P1 इंडिया है, अब बाकी 2 में से अगर एक भी इंडिया हो गया तो फिर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अगर P1 इंडिया है और P2 P3 में से एक भी इंडिया हो गया तो फिर इनलैंड। अच्छा मान लीजिए सर तीनों इंडिया है, तो अब तब फिर पूछ ही क्या रहे हो? अगर तीनों इंडिया तब तो सर बात ही खत्म, इट हैज टू बी इनलैंड। तो तीनों इंडिया हो गया तो भी इनलैंड। 3 में से 2 इंडिया है, पर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, अच्छा मान लो P2 P3 इंडिया है पर P1 आउटसाइड है। P2 P3 इंडिया है पर P1 प्लेस ऑफ ड्रॉइंग आउटसाइड है। सर प्लेस ऑफ ड्रॉइंग आउटसाइड है मतलब स्ट्रेट अवे फॉरेन, है ना? केस 4 वही है तो कि ड्रॉ बाहर हुआ है, अब फर्क नहीं पड़ता P2 P3 क्या है, तो P2 P3 इंडिया है। तो इसीलिए सावधान रहना, कोई स्टूडेंट ऐसा सोच लेते हैं कि ठीक है 3 में से 2 इंडिया तो इंडिया, नहीं। अगर P2 P3 इंडिया है पर P1 आउटसाइड है तब फिर वो फॉरेन है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? P1 प्लेस ऑफ ड्रॉइंग द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इनलैंड फॉरेन क्लियर है। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड बेरर में कुछ बहुत खास है जिसकी वजह से मुझे विस्तार में पढ़ाना पड़ेगा। एक टॉपिक है जो बाद में आती है बहुत बड़ी, वो यहीं पे कवर हो जाएगी। ओके, सबसे पहले है एक और बात, पहले मैं स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, इसका सुन लो। बेरर इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नेगोशिएटेड इन द चेन बाय मियर डिलीवरी। साइन करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो आप चेन में जब दोगे तो पीछे साइन करोगे फिर दोगे, फिर साइन करोगे फिर दोगे, फिर साइन करोगे फिर दोगे, ऐसे। ठीक है, तो वहाँ साइन एंड डिलीवरी होता है। ओके, अगर किसी, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे ऑर्डर या बेरर कुछ नहीं बोला तो वो क्या माना जाएगा? ऑर्डर। आई रिपीट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पे बेरर या ऑर्डर कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट वो क्या माना जाएगा? ऑर्डर। अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है पे टू बी, तो उसका मतलब ही है पे टू बी और ऑर्डर, मतलब वो साइन एंड डिलीवर होगा। ठीक है, अच्छा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की पहचान क्या है? या तो उस पर लिख दिया हो और ऑर्डर, तब वो ऑर्डर है, या फिर अगर उसमें आपने बेरर ऑर्डर कुछ नहीं लिखा तो अपने आप ही क्या है? वो ऑर्डर।
बेरर इंस्ट्रूमेंट की पहचान क्या है? उसके मुंह पे बेरर लिखा है, या फिर अब इंपॉर्टेंट, देयर इज अ ब्लैंक एंडोर्समेंट, देयर इज अ ब्लैंक एंडोर्समेंट। सर वो क्या होता है, समझाओ। ये देखो जरा, ब्लैंक एंडोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस। ओके, ब्लैंक एंडोर्समेंट सुनो, ये कंसेप्ट है, तो समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कंसेप्ट है, सपोज ए और बी के बीच में बिल हुआ है, बी इज द ड्रॉवर, और बी ने लिख के दिया ए शैल पे टू बी और ऑर्डर सम ऑफ इतना रुपया आफ्टर इतना महीना। बी इज द ड्रॉवर साइन किया और ए ने एक्सेप्ट भी कर दिया, तो वैलिड सब सही है। अब सोचो बी ए सी को देना चाहता है, तो तरीका क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट के पीछे में बी अपना साइन करेगा और लिख देगा पे टू सी। सी डी को देना चाहता है, सी अपना साइन करेगा और लिख देगा ऊपर पे टू डी। डी अपना साइन करेगा और लिख देगा पे टू समबडी, आई डोंट नो हु इज द समबडी। सोचो ऐसा है, तो डी ने जिसको दिया है उसका नाम नहीं लिखा, द नेम ऑफ द एंडोर्सी इज केप्ट ब्लैंक, दिस इज कॉल्ड ब्लैंक एंडोर्समेंट। दो होता है, एक होता है ब्लैंक एंडोर्समेंट, एक होता है फुल एंडोर्समेंट। सुन लो मेरा बात, ब्लैंक एंडोर्समेंट और फुल। ब्लैंक एंडोर्समेंट का मतलब है हम एंडोर्सी का नाम नहीं लिखे, दैट्स ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट का एक और इंग्लिश चलता है, जनरल एंडोर्समेंट। जनरल एंडोर्समेंट मतलब एंडोर्सर केवल अपना साइन करेगा पर एंडोर्सी का नाम नहीं लिखेगा, उसको हम जनरल एंडोर्समेंट या ब्लैंक एंडोर्समेंट बोलते हैं। और बी और सी जो किया कि अपना साइन भी किया, सामने वाले का नाम भी लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं फुल एंडोर्समेंट या फिर स्पेशल एंडोर्समेंट। ओके, क्लियर है? अब सुनो, होता क्या है, जैसे ही आप एंडोर्सी का नाम ब्लैंक छोड़ते हो ना, वैसे ही अब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट से बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेरर। क्योंकि खुद सोचो, मैं अगर अब मैं मिस्टर डी हूं, मैंने ई का नाम नहीं लिखा और बिना लिखे मैंने पकड़ा दिया। अब अगर ई एफ को देना चाहता है तो क्या उसको साइन करने की जरूरत है? क्योंकि ई का नाम तो यहाँ है ही नहीं। एफ अगर जी को देना चाहता है, क्या एफ को साइन करने की जरूरत है? नहीं, एफ का नाम तो है ही नहीं। तो बिना साइन किए अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो उसको बेरर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो हम लोग एक कहावत बोलते हैं, द इफेक्ट ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट इज टू कन्वर्ट एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इनटू अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर से सुन लो, ब्लैंक एंडोर्समेंट कन्वर्ट्स एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इनटू अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि अब तो आपको नाम की जरूरत ही नहीं, सब एक दूसरे को ऐसे देते जाओ, ई एफ को देगा, एफ जी को देगा, ऐसे। नीचे देखो, ये चेन है ए बी, फिर बी ने सी को देते वक्त नाम लिखा था फुल एंडोर्समेंट, सी ने डी को देते नाम लिखा था फुल एंडोर्समेंट। जैसे ही ये अपना हीरो डी ने किया ना ब्लैंक एंडोर्समेंट, ब्लैंक एंडोर्समेंट किसने किया? डी ने किया ना। डी ने जैसे ब्लैंक एंडोर्समेंट किया वैसे ही अब ये क्या बन जाएगा? बेरर इंस्ट्रूमेंट। अब तक क्या था? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब क्या बन जाएगा? बेरर। अब देखो, डी ने ई को दिया, ई अपना नाम साइन किए बिना ऐसे ही एफ को दे दिया, एफ नाम साइन किए बिना जी को दे दिया, तो इट इज बिहेविंग लाइक अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। सो ब्लैंक एंडोर्समेंट कन्वर्ट्स एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इनटू अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है ना बात? अब सोचो, जी ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपना नाम डालेगा, तो जी ने जाके ऊपर अपना नाम लिख दिया, तो जी ने ब्लैंक को फुल कर दिया। अब सुनो, जी ने अगर अपना नाम डाल दिया ब्लैंक में, तो अब जी को साइन करके देना पड़ेगा ना, मतलब अगेन इट विल बिकम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो अब फिर से कहावत सुनो, फुल एंडोर्समेंट हैज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ बेरर इंस्ट्रूमेंट इनटू एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब जी अगर एच को देना चाहता है तो बिना साइन किए तो होएगा नहीं सर, देना ही पड़ेगा साइन करके। तो नाउ इट हैज वंस अगेन बिकम एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,
तो यहाँ शुरू में वो क्या था, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, फिर क्या बन गया, बेयरर, फिर क्या बन गया, ऑर्डर। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट से ऑर्डर बेयरर बनता है और फुल एंडोर्समेंट से बेयरर ऑर्डर बन जाता है। आर यू ओके विद दिस? कोई दिक्कत नहीं है? मेरी बात को सुनो। तुम लोगों को क्या लगता है, जस्ट मैं जनरल पूछा हूँ, ये हो गया, मैं जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, तुम लोग क्या लगता है विच इंस्ट्रूमेंट इज बेटर, बेयरर और ऑर्डर? सर ऑर्डर इज बेटर, क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आप चेन को ट्रेस कर सकते हो। अब आप देखो जरा, अगर मैं आपको ऊपर वाला बिल हाथ में पकड़ा दूं तो आप देखोगे कि ए और बी तो ड्रॉवर ड्रॉ ही है, फिर आप इसको देखोगे और इससे आप क्या समझोगे कि बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने जी को दिया, आपको ई और एफ का नाम तो दिख ही नहीं रहा, तो आपको तो ई एफ के बारे में तो पता भी नहीं चलेगा ना, तो आपको तो पता भी नहीं कि चेन में बीच में कोई और भी था। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट से चेन ट्रैक होता है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट में चेन ट्रैक नहीं होता, सो इट इज अनसेफ, सो इट इज अनसेफ। आर वी ओके विद दिस? हाँ, अब इसका एक सवाल है, इस लड़के का बहुत अच्छा सवाल है। इसने बोला सर मान लीजिए हम तो जानते हैं कि H इज HIDC, ठीक है, क्या H E और F को भी सू कर सकता है? हाँ, H सू तो सबको कर सकता है, H क्योंकि HIDC है तो वो सू तो सबको कर सकता है, पर बात ये उसको पता कैसे चलेगा EF के बारे में? वो तो कोई बता दे तो पता चलेगा ना, सम प्रूफ हैज टू बी देयर। कल को वो EF पे केस करेगा, वो मना ही कर दिया तो फिर तो कोई प्रूफ चाहिएगा, तब वो केस तो कर ही सकता है, ठीक है। क्या सी को हम सबको सू करेगा, हम H है ना, तो हम तो चेन में सबको पीछे तक सू कर सकता है, ओके। ये एक आसान टॉपिक है, मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट चेक तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मैच्योरिटी होती नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है? प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, ओके। इनकी मैच्योरिटी निकालने का तरीका क्या है? एकदम सरल तरीका है, जो लॉ में वो बात करेंगे अपने, ठीक है। तुम जैसे भी करो एग्जाम में तुम लॉ के हिसाब से लिख के आना, ठीक है, बेहतर रहेगा। सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है, ड्रॉ हुआ है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, पेएबल है 2 मंथ्स आफ्टर डेट, तो आप इसकी मैच्योरिटी कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, हमेशा पहले वाली तारीख को भूल के बात किया करो और काउंटिंग चालू किया करो, ठीक है। 1 जनवरी से आप 1 जनवरी को छोड़ दो तो 2 महीना गिनो, 1 फरवरी, 1 मार्च आ गया, 1 मार्च, तो आपने पहला 1 जनवरी छोड़ा था ना, यू एक्सक्लूडेड 1 जनवरी, सो यू इंक्लूड 1 मार्च, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 मार्च। अब आप 3 दिन जोड़ो ग्रेस का, 2nd, 3rd, 4th, तो 4th मार्च इज द 3rd डे ऑफ ग्रेस, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये होता है स्टाइल सॉल्व करने का। अनदर एग्जाम्पल, 1 जनवरी को एक बिल ड्रॉ हुआ, लिखा था 20 डेज आफ्टर डेट, 20 डेज आफ्टर डेट, तो 1 जनवरी को छोड़ो, अगले दिन से 20 गिनो, तो अगले दिन से अगर 20 गिनोगे तो 21 तारीख पे जाओगे ना, तो 21 जनवरी जो निकल के आएगा दैट इज द 20th डे, दैट इज योर आंसर। अब उसमें 3 दिन जोड़ो, 22, 23, 24, तो 24 जनवरी इज द 24th जनवरी इज द 3rd डे ऑफ ग्रेस, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? इस तरह सॉल्व होता है। इसमें और भी छोटे छोटे नियम कानून होते हैं, जैसे अगर मैच्योरिटी किसी पब्लिक हॉलीडे के दिन गिरे तो प्रीसीडिंग बिजनेस डे को लेते हैं, अगर अचानक से पब्लिक हॉलीडे हुआ तो सक्सीडिंग डे। यहाँ पब्लिक हॉलीडे का मतलब है संडे भी, ठीक है। प्रॉब्लम सर ये है कि एग्जाम में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तो मोबाइल फ़ोन हाथ में रहेगा नहीं, तो जो डेट निकल के आएगा हम कैसे चेक करेंगे कि उसका वार संडे है कि नहीं? तो आप उसकी प्लीज़ चिंता ना करो, एग्जाम में ये लोग संडे चेक करने बोलते भी नहीं, वो तो थ्योरी आएगा तब संडे लिख देना, पर अगर सॉल्व करने का समझ आएगा तो ये लोग वो बड़ा वाला छुट्टी देते हैं जो नेशनल हॉलीडे है ना। ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है कि इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है? तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया लेवल की छुट्टियाँ आएंगी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जी बर्थडे। तुम संडे का चिंता मत करना, वो थ्योरी में आएगा तो लिख देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ओके है ना? अच्छा, मान लो हमने एक बिल ड्रॉ किया 1 जुलाई को, नहीं 31 जुलाई को। कब ड्रॉ किया? 31 जुलाई, और हमने बोला इट इज़ पेएबल 2 मंथ्स आफ्टर डेट। तो 31 जुलाई से 2 मंथ निकालोगे तो क्या आएगा? 31 अगस्त, 31 सितंबर। अब 31 सितंबर तो होता नहीं है, तो सितंबर का जो भी आखिरी दिन है वही ले लो, 30 सितंबर, दैट्स योर आंसर। अब 3 दिन जोड़ो, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, सो 3 अक्टूबर इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? नेगोशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन द
चेन, ठीक है। प्लीज खाली बोर्ड पे देखना, ठीक है। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, चैप्टर का नाम क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेन के अंदर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पास कर रहा है उसी को तो हम नेगोशिएशन बोलते हैं। यहाँ नेगोशिएशन का मतलब बार्गेनिंग नहीं है। आम आदमी के लिए इंग्लिश में नेगोशिएशन का मतलब होता है बार्गेनिंग करना। नेगोशिएबल चैप्टर में बार्गेनिंग मतलब नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में नेगोशिएबल का मतलब क्या, ट्रांसफरेबल। तो चेन में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रहा है उसको हम कहते हैं नेगोशिएशन, ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सुनना। नेगोशिएशन होते होते एक चेक मेरे पास आया, वो चेक मैंने अपने स्टाफ को दे दिया कि जाओ जाके जमा करके आ जाओ। मैं जब चेक अपने स्टाफ को दे रहा हूँ, क्या ये नेगोशिएशन है? नहीं। नेगोशिएशन का मतलब होता है यू आर ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन सो एज टू मेक दैट अदर पर्सन द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मैं अपने स्टाफ को होल्डर बनाना चाहता हूँ क्या? नहीं ना। तो मैं अपने स्टाफ को दे रहा हूँ, वो नेगोशिएशन नहीं है। नेगोशिएशन का मकसद होता है कि यू आर ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन वेदर बाय डिलीवरी और साइनिंग एंड डिलीवरी विद द इंटेंशन, विद द पर्पस ऑफ मेकिंग दैट अदर पर्सन एज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। You want to transfer the instrument with the objective of making the other person the holder, to put him in the chain. Then that process is called negotiation. Clear है ये? अगर bearer instrument है तो negotiation कैसे होगा? Mere delivery. अगर order instrument है तो negotiation कैसे होगा? Sign and delivery. Sign को अपने बोलते हैं endorsement. Endorsement का मतलब ठीक है। इंडोर्समेंट का दो स्पेलिंग चलता है, स्टार्टिंग विथ आई और ई, दोनों चलेगा। प्लीज़ रिमेंबर 1881 का कानून है, इंग्लिश और स्पेलिंग्स चेंज होते हैं, तो आप ई लिखो या आई लिखो, एक ही बात है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। ये इमिग्रेशन और एमाइग्रेशन वाला टॉपिक नहीं है, वो अलग चीज़ होता है, वो पता है ना। इमिग्रेशन मतलब कोई यहाँ आ रहा है रहने के लिए, एमाइग्रेशन मतलब कोई यहाँ से छोड़ के दूसरे गांव जा रहा है रहने के लिए, वो अलग चीज़ है। तो ये मत सोचो कि यहाँ ई और आई में फ़र्क होता है, यहाँ एक ही मतलब है एंडोर्समेंट का, ओके। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? साइनिंग। एंडोर्समेंट में तुम्हारे ये कितने टाइप के एंडोर्समेंट है? 7। ये मैं पूरा एंडोर्समेंट टॉपिक काफ़ी लंबा है, मैं डिस्कस करूंगा। मैंने ब्रेक बोला था फिर मैं भूल गया, ठीक है। तो मैं अभी ब्रेक दे रहा हूँ, ब्रेक के बाद आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी है कंटेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी नेगो पढ़ाने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, ओके। अराउंड 1.5 आवर्स तो लगेंगे, 1.5 तो बज ही जाएगा नेगो के अंदर ही, क्लियर। नेगो के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, कल बहुत जनों ने बोला था मुझे अलग से भी, तो मैं नेगो पे ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहा हूँ, ठीक है। हार्ड है थोड़ा सा और कुछ नहीं, बाकी दो पे भी टाइम डिवोट करेंगे, डोंट वरी। स्टार्ट करते हैं। तो एंडोर्समेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? साइनिंग एंड डिलीवरिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएटिंग इट टू द अदर पर्सन इन द चेन। एंडोर्समेंट का अल्टीमेट मकसद क्या है? साइन क्यों कर रहे हो? ताकि सामने वाले को दे सको, नेगोशिएट कर सको, तो वही तो डेफिनेशन है। signing for the purpose of negotiating the instrument, that's the definition of endorsement. endorsement word का मतलब साइन करना। अब आप ये साइन कहाँ कर सकते हो? फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर एक एक्स्ट्रा स्लिप ऑफ पेपर अटैच करके। Why are you signing? For the purpose of passing it in the chain, for the purpose of negotiating the instrument. राइटिंग में होता है, साइन होना जरूरी है, और कौन साइन करेगा? बाय होल्डर। अगर सपोज चेन चल रही है, मैं होल्डर हूं, तो मैं अगर एंडोर्स करना चाहता हूं तो मैं तो साइन करूंगा, और कौन करेगा? अब ये 7 तरह के एंडोर्समेंट्स हैं हमारे सामने। जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला एंडोर्समेंट है जनरल एंडोर्समेंट। जनरल एंडोर्समेंट का दूसरा नाम क्या है? देखो तो जरा, ब्लैंक एंडोर्समेंट। अभी भी पढ़ के आए थे। ब्लैंक एंडोर्समेंट में मैं एंडोर्सर अपना साइन तो करेगा पर एंडोर्सी का नाम नहीं लिखेगा। ब्लैंक एंडोर्समेंट का इफेक्ट क्या होता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बिकम्स अ बेयरर, बिकॉज मैंने सामने वाले का नाम नहीं लिखा, अब उसको भी जब वो पास करेगा तो अपना साइन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कौन सा लिखा है? स्पेशल एंडोर्समेंट। स्पेशल का मतलब कुछ स्पेशल, इट मीन्स फुल एंडोर्समेंट, मतलब आप अपना साइन भी कर रहे हो और एंडोर्सी का नाम भी लिख रहे हो, तो द इंस्ट्रूमेंट इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ओके। फुल एंडोर्समेंट कन्वर्ट्स अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट इनटू एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट।
तीसरा क्या है? रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट एक ऐसा एंडोर्समेंट होता है जिसको करने के बाद वो इंस्ट्रूमेंट की नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब अब वो चेन में आगे जा ही नहीं सकता। जैसे मैं ABCD, आई एम मिस्टर डी, ABCD मेरे हाथ में आया, अब मैं ई को देना चाहता हूं, तो मैंने अपना साइन किया मिस्टर डी और लिख दिया पे टू ई ओनली, पे टू ई ओनली, मतलब अब ई को ही पैसा मिलेगा, अब ई फर्दर एंडोर्स नहीं कर सकता। तो मेरे इस एंडोर्समेंट से मैंने फर्दर एंडोर्समेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। ठीक है, क्लियर? डी, कंडीशनल एंडोर्समेंट। ये तो पहले से ही अपने बात करते जा रहे हैं आज कि चेन के अंदर एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को पास करता है तो एंडोर्समेंट के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे वो कुछ कंडीशन डाल सकता है, जिसको बोलते हैं कंडीशनल डिलीवरी या कंडीशनल एंडोर्समेंट। HIDC के आगे इसका कोई महत्व नहीं है, वो तो कंडीशन हो या नहीं हो पैसा आपसे मांग ही लेगा। नेक्स्ट है सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। सैंस का मतलब होता है विदाउट, तो सैंस रिकोर्स मतलब होता है विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स वर्ड का मतलब होता है बेसिकली कि मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं, पर अगर कल को ये बाउंस हो गया तो मेरे पास मत आना, यू डोंट हैव रिकोर्स बैक टू मी, तो मेरे पास वापस नहीं आ सकते, मतलब मुझे केस नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। आज खुद ही सोचो, अगर मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट आया ABCD करके, मैं डी हूँ, मैं जब वो ई को दूंगा और मैं लिख दूंगा सैंस रिकोर्स, तो वो तो मानेगा नहीं ना। सैंस रिकोर्स लिखने का मतलब है कि आप मेरे को केस नहीं कर सकते, बाउंस होने पे आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं सैंस रिकोर्स। यू डोंट हैव रिकोर्स टू मी, यू कांट कम बैक टू मी, यू कांट सू मी, ऐसा। तो ये एंडोर्समेंट तभी चल पाएगा जब सामने वाला इस तरह के एंडोर्समेंट को लेने के लिए अग्री करे, वरना ये चलने वाला नहीं है। बड़ा खतरनाक एंडोर्समेंट है सैंस रिकोर्स, मतलब विदाउट रिकोर्स टू मी, मेरे ऊपर पलट के कोई केस नहीं कर सकता। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट का मतलब फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी मतलब बहुत कुछ होता है। फैकल्टी का एक मतलब होता है योर माइंड, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेंटल फैकल्टीज। फैकल्टी का मतलब होता है तुम्हारा दिमाग कितना तेज है पढ़ाई में, मेंटल फैकल्टीज, शार्प फैकल्टीज। एक फैकल्टी का मतलब होता है टीचर लोग, वो तुम जानते ही हो, ठीक है। पर यहाँ जो फैकल्टेटिव है वो अलग है। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट का मतलब होता है एंडोर्सर बलिदान दे रहा है, एंडोर्सर कुर्बानी कर रहा है, एंडोर्सर अपना कोई हक त्याग कर रहा है। जैसे मैं एंडोर्सर हूँ, मैंने एंडोर्समेंट करते हुए लिख दिया नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, यानी कल को इंस्ट्रूमेंट बाउंस हुआ तो आप मुझे बताओ नहीं, सीधा मेरे पे केस कर सकते हो। मैं अपना ये जो हक है ना कि बिफोर लीगल केस यू गिव मी नोटिस, मैं अपना ये हक छोड़ रहा हूँ। अब बात उठती है, सर वाई विल आई वेव माई राइट, क्योंकि एंडोर्सी ने मुझे मजबूर किया होगा, जो मेरा एंडोर्सी उसने मजबूर किया कि नहीं नहीं आप अपना ये राइट हटाओ, तभी मैं हटाऊंगा, वरना तो मैं हटाऊंगा नहीं। सैंस फ्रेज मतलब विदाउट, सैंस मतलब विदाउट, फ्रेज विदाउट एक्सपेंसेस, विदाउट एक्सपेंसेस। जैसे तुम लोग स्कूल लेवल पे सुनते होगे ऐसा अकाउंट्स के सम्स में कि जब एक बिल डिसऑनर होता है तो उस पर नोटिंग चार्जेस भी लगते हैं, अदर चार्जेस भी लगते हैं। तो विदाउट सैंस फ्रेज का मतलब होता है मैं जब एंडोर्स कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया सैंस फ्रेज, यानी कि कल को ये बिल अगर बाउंस हुआ तो खाली मैं बिल का अमाउंट दूंगा, मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस वो सब मैं नहीं दूंगा, वो विदाउट एक्सपेंसेस एंडोर्समेंट। ओके, तो ये है हमारे 7 प्रकार के एंडोर्समेंट। इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ब्लैंक एंडोर्समेंट, उस पर केस स्टडी बनता है, बाकी सब पे केस स्टडीज कम बनते हैं, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी वाले टॉपिक में 2 टॉपिक्स हैं। एक बड़ा टॉपिक जिसका नाम क्या है, डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा टॉपिक क्या है, डिस्चार्ज ऑफ पार्टी, मतलब इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ, केवल कोई पार्टी डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स हैं। पहली टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिस मकसद से क्रिएट हुआ था वो खत्म, अब इंस्ट्रूमेंट खत्म, और चेन में जितने भी लोग हैं, चेन में जितने भी लोग हैं सबकी लायबिलिटी खत्म, इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका पेमेंट इन ड्यू कोर्स, मतलब मैच्योरिटी के वक्त अगर जो मेन बंदा वो आके पैसा दे दे, खत्म,
सबकी लायबिलिटी खत्म, दैट्स दी बेस्ट। ओके, सेकंड, चेन है ABCDEFGH, ए से H तक की चेन है। अगर होल्डर ने ए को मुक्त कर दिया, ए का नाम काट दिया, ए को रिलीज कर दिया, तो ए ही तो प्राइमरी लायबल पर्सन है, वो डिस्चार्ज, मतलब बाकी सब तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज, इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज। ए ने ये इंस्ट्रूमेंट छोड़ा था, एच तक पहुंचा, और फिर मान लो एच और ए में कोई सौदा हुआ और एच ने वही इंस्ट्रूमेंट ए को दे दिया, तो जो इंस्ट्रूमेंट ए से शुरू हुआ था वही ए को मिल गया। इसको बोलते हैं फुल नेगोशिएशन बैक। इसको क्या बोलते हैं? फुल नेगोशिएशन बैक। तो मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट छोड़ा, वही लौट के आज मेरे पास आ गया, तो मैच्योरिटी पे मैं अपने आप को पैसा थोड़ा ना दूंगा, इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज्ड, दैट्स कॉल्ड फुल नेगोशिएशन बैक। सेकेंड टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ पार्टी, मतलब इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ, जो नेगोशिएशन की चेन चल रही है उसमें कुछ पार्टी हैं जो डिस्चार्ज हो गए, इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ है, केवल चेन में बीच में कोई पार्टी डिस्चार्ज हो गया। इसके बहुत सारे केसेस है, देख के। नंबर 1, एक बार ना एक चेन कल्पना करो, बहुत ज़रूरी है। ABCDEFGH, H वॉज होल्डर। जब मैच्योरिटी का टाइम आया, तो ए ने पैसा देने से मना कर दिया, पर डिसऑनर करवाने के पहले ही डी ने पैसा दे दिया। किसने पैसा दे दिया? एच को, डी ने। अगर डी ने एच को पैसा दे दिया तो डी और डी के बाद जितने भी लोग हैं सब डिस्चार्ज हो जाएंगे, DEFGH। बट हु विल स्टिल रिमेन लायबल? ABC, मतलब डी पलट के ABC को सू कर सकता है। तो डी और उसके बाद वाले डिस्चार्ज हुए हैं, पहले वाले डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ है, केवल कुछ पार्टीज डिस्चार्ज हुए हैं। सेकंड, कैंसलेशन और रिलीज। अगर एच ने इंस्ट्रूमेंट में डी का नाम काट दिया, तो डी एंड एवरी सब्सीक्वेंट होल्डर इज डिस्चार्ज्ड, बट इनिशियल पीपल आर नॉट डिस्चार्ज्ड। 3, पार्शियल नेगोशिएशन बैक। ए ने ये चेक छोड़ा था, चलते चलते एच के पास पहुंचा, फिर एच और डी में कोई सौदा हो गया, तो एच और डी में अगर कोई सौदा हो गया और एच ने वो इंस्ट्रूमेंट डी को दे दिया, तो डी एंड डी के बाद जितने भी लोग हैं, वो जो लूप बना है वो डिस्चार्ज, बट डी कैन रिकवर फ्रॉम ABC, इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डिस्चार्ज्ड। जब भी एक बिल बिना एक्सेप्टेंस के चेन में छोड़ा जाता है, बिना एक्सेप्टेंस के चेन में बिल छोड़ा जाता है, तब बाद में कोई ना कोई तो भेजेगा ना इसके पास एक्सेप्टेंस के लिए। उस वक्त 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए, और बिना कोई कंडीशन के एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। अगर ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स दे रहा है, या फिर वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस डाल रहा है, तब उस केस में होल्डर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको डिसऑनर मान ले, या फिर जो गंदा वाला रास्ता है, सेकंड रास्ता, ही में अग्री टू मोर देन 48 आवर्स और द कंडीशनल एक्सेप्टेंस, बट ऑल द प्रायर पार्टीज हु डिड नॉट अग्री टू इट दे विल बी डिस्चार्ज्ड। तो बीच के कुछ पार्टी डिस्चार्ज हो जाएंगे, पर इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होगा। 4 और 5 वही है, ठीक है। 6, ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर इंस्ट्रूमेंट टाइम बार्ड हो जाए या बीच का कोई पार्टी बैंकरप्ट हो जाए, तो उससे तो रिकवर नहीं होगा, वो डिस्चार्ज हो गया, पर इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं। नंबर 6, मटीरियल ऑल्ट्रेशन। ये तो मैं नीचे पढ़ाऊंगा अभी डिटेल में, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है मटीरियल ऑल्ट्रेशन। मटीरियल ऑल्ट्रेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको कराने के बाद हम लोग चेक में मूव कर जाएंगे, ठीक है। चेक के ऊपर काफ़ी ज्ञान हो गया, पर बहुत अच्छा ज्ञान है जो मैं डिस्कस कर ही दूंगा। इधर मटीरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है आपने इंस्ट्रूमेंट में कोई ऐसा ऑल्ट्रेशन किया है जिससे इंस्ट्रूमेंट की बुनियाद हिल गई है। इट शेक्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट ऑल्टर्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पीपल इन द चेन, it causes it to speak a different language than what it originally spoke। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि what is material alteration, तो तुमको जो अभी मैंने ये 3 डायलॉग मारे हैं, ये तीनों डायलॉग लिखने पड़ेंगे। मटेरियल ऑल्ट्रेशन एक ऐसा ऑल्ट्रेशन है जो इंस्ट्रूमेंट की बुनियाद हिला के रख देता है, ठीक है, राइट्स एंड लायबिलिटीज चेंज कर देता है, दैट्स मटेरियल ऑल्ट्रेशन। मटेरियल ऑल्ट्रेशन क्या क्या मटेरियल ऑल्ट्रेशन माना जाएगा, क्या क्या नहीं माना जाएगा। अब नीचे देखो, ये एग्जाम्पल्स। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट पे जो डेट लिखा है उसको काट के बदल दिया,
तो मैच्योरिटी चेंज हो जाएगा नहीं, या तो मैच्योरिटी पीछे आ जाएगा या आगे चला जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सेलरेट एंड पोस्टपोन द पेमेंट। तो मटेरियल ऑल्टरेशन इंस्ट्रूमेंट बिकम्स वॉइड। सेकेंड, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट पे लिखा था 5 लाख रुपया प्लस 12% पर एनम इंटरेस्ट, चलेगा ना? ये चलेगा, ये मैंने आज बोला नहीं मैराथन में, पर बता रहा हूँ। अगर चेक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉमिसरी नोट या बिल की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें अमाउंट के साथ कोई इंटरेस्ट रेट दिया है तो वो वैलिड माना जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली यू कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट, सो द अमाउंट इज स्टिल केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। सो अगर आप वो इंटरेस्ट रेट को चेंज कर दो, दैट्स अ मटेरियल ऑल्टरेशन। थर्ड, अमाउंट ही चेंज कर दिया आपने, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? 5 लाख का था, उसमें एक जीरो और लगा दिया। 4 नंबर, ऑल्टरेशन ऑफ द प्लेस ऑफ पेमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ होता है ना, उसका एक प्लेस ऑफ पेमेंट होता है कि इस शहर में पे किया जाएगा, ये नियम होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग जानते हो ये चीज़, सुने हो? लोकल चेक, आउट स्टेशन चेक, कभी सुना होगा नहीं? लोकल चेक, आउट स्टेशन चेक। जैसे अगर कोई मुझे लोकल चेक से पेमेंट करे, मतलब लोकल चेक का मतलब है मेरा बैंक अकाउंट इस शहर में, उसका भी इसी शहर में, तो उसमें मेरा कोई चार्जेस नहीं कटता। लेकिन अगर कोई मेरे को आउट स्टेशन चेक देता है, वो दूसरे शहर का मुझे चेक दिया है, तो वो मेरे बैंक में क्लियरिंग जब होता है ना, या डिजॉनर होता है, तो उसका बहुत बड़ा चार्जेस कट जाता है, उसको बोलते हैं आउट स्टेशन चेक। ठीक है, तो हर इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होता है उसका प्लेस ऑफ पेमेंट क्या है। अगर वही आप बदल दोगे तो अगेन ऑब्लिगेशन चेंज, इट्स अ मटेरियल ऑल्टरेशन, इंस्ट्रूमेंट बिकम्स वॉइड। 4 ऐसे ऑल्टरेशंस हैं जिनको हम अलाउ करते हैं कि ये अलाउड है। जैसे इन कोएट इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट ब्लैंक था, आपने वो अमाउंट भर दिया, सही अमाउंट, चलेगा। सेकंड, ब्लैंक एंडोर्समेंट को आपने फुल एंडोर्समेंट में कन्वर्ट कर दिया, चलेगा। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अगर ई मान जाए तो चलेगा। क्रॉसिंग ऑफ चेक, चेक पे क्रॉसिंग कर सकते हैं कि नहीं? मान लो मुझे एक चेक दिया था किसी ने, ठीक है, और उस पर कोई क्रॉसिंग नहीं था, मैंने उस पर ऐसे ड्रॉ करके लिख दिया अकाउंट पे ही, चलेगा। ठीक है, तो ये अलाउड है। अब एक बात सुनो, एनी ऑल्टरेशन ऑन द इंस्ट्रूमेंट, एनी ऑल्टरेशन इन द इंस्ट्रूमेंट टू गिव इफेक्ट टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज वैलिड। टू गिव इफेक्ट टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज वैलिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल बोल रहा हूँ, कौन सा साल चल रहा है? 2023। अब होता कई बार ऐसा नहीं होता कि हम लोग नए साल में आ जाते हैं पर अभी भी दिमाग में पुराना साल चल रहा है, कैलेंडर 12 महीने का प्रैक्टिस हो जाता है ना। तो मान लो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करते तो गलती से लिख दिया 2022, तो वो तो गलती है ना। तो सामने जो होल्डर है उसने देखा ए राम 2022, तो उसने काट के 2023 कर दिया। ये क्या, ये तो सही बात है ना। जो दोनों पार्टी थे शुरू में, ड्रॉवर ड्रॉई, उनका इंटेंशन तो 2023 का ही होगा, 2022 का तो होगा नहीं। तो टू कैरी आउट द कॉमन इंटेंशन उसने वो क्लैरिकल मिस्टेक को ठीक कर दिया, अलाउड है, वैलिड है, ये ऑल्ट्रेशन एकदम चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? मटेरियल ऑल्ट्रेशन। अब हम आ गए चेक पर। चेक बहुत जोरदार टॉपिक है, मैं डायग्राम्स वगैरह के साथ समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। डिमांड ड्राफ्ट जो है ना वो चेक जैसा ही होता है। डिमांड ड्राफ्ट नेगोशिएट कतई नहीं हो सकता। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? 1 पर्सन इज गोइंग टू पे पक्का पक्का टू अनदर पर्सन, और डिमांड ड्राफ्ट एकदम श्योर होता है, जो कभी डिसऑनर भी नहीं हो सकता। डिमांड ड्राफ्ट कभी डिसऑनर नहीं होता। आप जब बैंक में जाके आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है, तो या तो वो लोग आपके अकाउंट से पैसा तुरंत काट लेते हैं, या आप कैश में पैसा दो, तब बैंक वाला आपको डीडी बना के देता है। नॉर्मली डिमांड ड्राफ्ट हम लोग लोकल भी कर सकते हैं, आउट स्टेशन के लिए भी कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट एक्चुअली में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, पर उसको इस चैप्टर में रखा जरूर जाता है एक टॉपिक की तरह। ओके, वो कभी डिसऑनर नहीं होता, और दूसरी बात है वो चेन में नहीं जाता, वो 2 ही लोगों के बीच में होता है डिमांड ड्राफ्ट। एक्स्ट्रा केसेस मुझे कोई बोल रहा है, जैसे सौम्या बोल रहा है सर नेगोशिएशन बैक इन सैंस रिकोर्स। वो तो एक केस था ना कि अगर सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट करके मैंने चेन में डाला और नेगोशिएशन बैक हो जाए तो मैं सब फॉरवर्ड सू कर सकता हूं, पर मैं बैकवर्ड, वो लोग मुझे बैकवर्ड सू नहीं कर सकते। क्रॉस्ड चेक, ठीक है, ये बाद में, पहले ये नीचे देखो एक बार, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इस व्यक्ति का अकाउंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इस व्यक्ति का अकाउंट है। मान लीजिए कि ये जो एसबीआई बैंक है, इसकी ब्रांच है
मुंबई में, ये बंदा भी मुंबई में रहता है, ठीक है, ये बंदा भी मुंबई में रहता है। ओके, तो मुंबई में जो SBI बैंक की ब्रांच है उसमें इसने अपना खाता खोल रखा है। जो अकाउंट होल्डर होता है, ये बंदा अकाउंट होल्डर है, यही तो चेक ड्रॉ करेगा, इसीलिए अपने इसको बोलते हैं ड्रॉवर ऑफ द चेक। और चेक पे वो किसको हुक्म दे रहा है पेमेंट करने का? बैंक को हुक्म दे रहा है कि बैंक तुम पेमेंट कर दो, तो बैंक को अपने बोलते हैं ड्रॉई बैंक, ठीक है। अकाउंट होल्डर को बोलते हैं ड्रॉवर, जो चेक ड्रॉ करेगा, और किसको ऑर्डर दे रहा है पेमेंट करने के लिए? बैंक को ऑर्डर दे रहा है ना, तो बैंक को कहते हैं ड्रॉई बैंक। यहाँ एक्सेप्टेंस की जरूरत भी नहीं होती, आपने चेक दे दिया किसको? इस व्यक्ति को, ठीक है। ये कौन है सर? होल्डर। अब चेक को लेके ये क्या कर सकता है? इसके पास चेक है, हमने इसको चेक दिया था, इसके पास ये चेक आ गया। अब इसको तो चेक से पैसा चाहिए ना। देखिए दो उपाय है इसके पास। मान लो एक बार जस्ट कि चेक पर ना कोई क्रॉसिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो दो उपाय है इसके पास। ये आदमी चेक लेकर ना मेरे ही बैंक में जा सकता है, मेरा मुंबई ब्रांच में है, तो ये SBI की मुंबई ब्रांच में जाके वो चेक देगा और बोलेगा मेरे को पैसा दे दो, तो बैंक वाले चेक को देखेंगे सही है, और फिर इसको नगद नोट पैसा पकड़ा देंगे। इसको क्या दे देंगे बैंक वाले? कैश, ठीक है। इस प्रकार के मेथड को बोला जाता है OTC, ओवर द काउंटर, कि ये मेरे ही बैंक के ब्रांच के काउंटर में जाएगा और नगद नोट लेकर निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ओवर द काउंटर। एक दूसरा तरीका है, ये चाहे तो जो चेक मैंने इसको दिया है ये जाकर अपने बैंक में जमा कर दे। इसका बैंक मुंबई में हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, जहां भी है हमको नहीं मतलब। तो इसने अपने HDFC बैंक में डाला, तब इसका HDFC बैंक जो है मेरे SBI बैंक से पैसा ले लेगा और इसके अकाउंट में जो बैलेंस है उसको बढ़ा देगा। यहां पर इस आदमी को जो पैसा मिला वो कैश में मिला कि बैंक बैलेंस बढ़ गया? बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब वो विड्रॉ करेगा बाद में, वो अलग बात है, ठीक है। पहले वाले मेथड में उसको नगद नोट मिल रहा था, दूसरे वाले मेथड में उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। पहले वाले मेथड में वो अपने बैंक में जा रहा था कि मेरे बैंक में आ रहा था? मेरे बैंक में आ रहा था पैसा उठाने के लिए। दूसरे वाले मेथड में वो अपने बैंक में जाके पैसा चेक जमा कर रहा है। फर्क समझ रहे हो? नाउ ये दो आपके सामने हैं, आप बताओ क्या ज़्यादा सेफ है? ब्लू वाला सेफ है कि रेड वाला सेफ है? रेड वाला सेफ है। ब्लू वाले में तो क्या होगा, मान लो अगर इस आदमी से चेक खो जाए और कोई दूसरा आदमी जाके मेरे काउंटर से पैसा कैश में लेके उठा के चला जाए, हम लोग ढूंढ पाएंगे क्या उस व्यक्ति को? नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर इसने अपने बैंक में डाला है, ठीक है, तब तो मैं फ्यूचर में पता लगवा ही सकता हूं ना कि मेरे बैंक से जो पैसा कटा है किसके बैंक में घुसा है, इसके बैंक में घुसा है कि नहीं। जब आपके बैंक में पैसा घुसता है तब तो पूरा ट्रेस रहता है, क्लियर, तो ये सेफ माना जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो अगर हम किसी को चेक दें तो दो तरीके होते हैं, या तो वो हमारे ही बैंक के काउंटर में आके कैश उठा ले, जो कि एक्चुअली सेफ तरीका नहीं है, और दूसरा वो अपने बैंक में जमा करे, फिर उसका बैंक मेरे बैंक से पैसा लेके उसके बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा। अगर आपने चेक पर ये कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब होता है चेक के ऊपर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, इसको अपने बोलते हैं पैरेलल ट्रांसफर्स। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये भी अलाउड है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अकाउंट मतलब हम लोग पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइन एट एन एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों होता है, पर ज़्यादातर ये टेढ़ा ही होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रॉसिंग। अगर आपने चेक के ऊपर क्रॉसिंग कर दिया ना सर, ये रास्ता बंद हो जाएगा। द मोमेंट आप चेक पे ऐसे क्रॉसिंग डाल दोगे, ये रास्ता बंद हो जाएगा, वो मेरे बैंक के काउंटर पे कैश में नहीं उठा पाएगा, अब उसको अपने बैंक में देके ही क्लियरिंग उठाना पड़ेगा, तो हमको पता चल जाएगा मेरे अकाउंट से पैसा किसके अकाउंट में गया है, ठीक है। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? जब चेक पे क्रॉसिंग होता है तो इसका मतलब है आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू माई बैंक कि इस चेक का भुगतान काउंटर पे मत कर देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चेक के ऊपर ऐसे क्रॉसिंग करके इसको दिया, ठीक है, होल्डर जो है ये वाला चेक लेके मेरे बैंक के ब्रांच में आ गया पैसा उठाने, तो SBI बैंक का जो काउंटर पे टेलर बैठा हुआ है, जैसे ही चेक को देखेगा डंडी टाना हुआ, तुरंत बोलेगा वापस जाओ,
क्योंकि डंडी डालने का मतलब है आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू एसबीआई बैंक कि इस चेक पे ओवर द काउंटर कैश में पेमेंट मत करना, केवल पेमेंट एक दूसरे बैंक में ही डालना, पेमेंट किसी मनुष्य को हाथ में कैश में मत करना, पेमेंट किसी बैंक में डालना। तो क्रॉस चेक अगर हो गया ना तो ओवर द काउंटर कैश में पैसा नहीं उठ पाएगा। तो क्रॉस चेक आर कंसिडर्ड एज सेफ, क्रॉस चेक आर कंसिडर्ड एज सेफ। क्रॉस चेक का मतलब, क्रॉसिंग का मतलब होता है दैट आई हैव गिवन अ डायरेक्शन टू माय बैंक, ड्रॉई बैंक, कि डोंट मेक पेमेंट इन कैश ओवर द काउंटर, मेक पेमेंट ओनली व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड थ्रू अ बैंक। ठीक है, तो जब कोई बैंक को चेक प्रेजेंट करेगा, एचडीएफसी प्रेजेंट करेगा एसबीआई में, तब एसबीआई पेमेंट करेगा, वरना पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, क्रॉसिंग मेक्स इट सेफ। ठीक है, अब आप देखिए 4 प्रकार के क्रॉसिंग होते हैं। प्लेन क्रॉसिंग, इसको जनरल क्रॉसिंग या ब्लैंक क्रॉसिंग बोलते हैं, बीच में कुछ लिखा नहीं है। इसका बस इतना ही मतलब है कि मैं अपने एसबीआई बैंक को बोल रहा हूं कि इस चेक का पैसा तभी पेमेंट करना जब कोई दूसरा बैंक जमा करे, मतलब किसी बैंक को देना, काउंटर पे मत देना। ठीक है, स्पेशल क्रॉसिंग में बीच में मैंने क्या लिखा, इलाहाबाद बैंक, मैंने किसी दूसरे बैंक का नाम लिखा। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि मैं अपने एसबीआई बैंक को बोल रहा हूं कि इस चेक का भुगतान तभी करना जब इलाहाबाद बैंक आपको प्रेजेंट करे, मतलब होल्डर विल डिपॉजिट द चेक इन इलाहाबाद बैंक, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। क्लियर है ये? इसको बोलते हैं हम लोग स्पेशल क्रॉसिंग या फुल क्रॉसिंग। तीसरा क्या है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। यस, एचआईडीसी फेल, एचआईडीसी फिर से फेल। आज बोला था ना फॉर्जरी में फेल हो जाता है, फिर यहाँ फेल होगा। अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉट नेगोशिएबल, इट इज स्टिल नेगोशिएबल, बट द एंडोर्सी कैन नॉट हैव अ बेटर टाइटल देन द एंडोर्सर। अगर चेन में कोई चोर है तो आगे सब चोर हो जाएंगे, किसी को भी गुड टाइटल नहीं मिलेगा। जैसे मान लो चेन है ABCDFGH, सी चोर है, उसने चेक चुराया है, तो उसका बैड टाइटल, और उस पर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग डाला हुआ है। इसका मतलब अगर देने वाला चोर है तो लेने वाला भी बैड टाइटल, तो सबकी टाइटल बैड, इवन HIDC विल नॉट गेट अ गुड टाइटल। ठीक है, ये है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। और सबका फेवरेट जो इनकम टैक्स का भी फेवरेट है, इनकम टैक्स को यही पसंद है, अकाउंट पे क्रॉसिंग। अकाउंट पे क्रॉसिंग का लिटरल इंग्लिश मतलब होता है कि चेक पर मैंने पे जिसका नाम लिखा है ना पेई, उसके अलावा किसी को पेमेंट नहीं होगा। पेमेंट विल बी मेड ओनली टू द पेई हुज नेम इज मेंशन्ड ऑन द चेक। यानी ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ये चेन में जा ही नहीं सकता। और नेगोशिएशन चेन से नफरत किसको है? इनकम टैक्स को, बिकॉज वो बोलेंगे हम किसको ढूंढते रहेंगे चेन में बैठ के, इससे बढ़िया आप अकाउंट पे क्रॉसिंग कर दो। तो हम लोग कोई भी चेक किसी को देते हैं, सब वो सिद्धार्थ ने रमेश को अकाउंट पे ही चेक पे किया, तो अकाउंट पे चेक में मैंने लिख दिया पे रमेश, तो मतलब रमेश के अलावा और किसी को देंगे ही नहीं। रमेश जब अपने बैंक अकाउंट के थ्रू जमा करेगा तो माय एसबीआई बैंक विल पे टू द अकाउंट ऑफ द पेई हुज नेम इज मेंशन्ड, उसके अलावा किसी को नहीं। तो रमेश के अलावा और किसी को चेक का पैसा मिलेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं अकाउंट पे ही चेक। तो इसमें नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है, इसीलिए इनकम टैक्स में छाया हुआ रहता है। आर वी ओके विद दिस? ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो कुछ कुछ क्रॉसिंग्स को मिक्स भी कर सकते हो। हर क्रॉसिंग मिक्स नहीं होता, पर कुछ कुछ मिक्स होता है। जैसे क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, दो क्रॉसिंग है ना, एक तो आपने बैंक का भी नाम डाल दिया, ऊपर से अकाउंट पे भी। इसका मतलब पता है क्या है? सपोज मैंने लिखा पे रमेश, तो इसका मतलब है रमेश का इलाहाबाद बैंक अगर एसबीआई को देगा तब पेमेंट होगा, वरना नहीं होगा। तो कैन यू मिक्स टू क्रॉसिंग्स? यस। कैन ऑल क्रॉसिंग्स बी मिक्स्ड? नो, हर तो मिक्स नहीं होगा। अब ब्लैंक और फुल को तो मिक्स नहीं कर सकते ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सम क्रॉसिंग्स कैन नॉट बी मिक्स्ड। एक एकेडमिक क्लैरिफिकेशन है, बहुत जरूरी है सबके लिए, वो देख लो क्या है। यहाँ से मैं बता देता हूँ, ये तो जस्ट मैं ना एक सपोर्ट के लिए रखा है कि एक टॉपिक का लय पता चले, वरना इसको नहीं, खाली मेरी बात को सुनना। स्टूडेंट लोगों से एक गड़बड़ होती है, वो ये बेयरर ऑर्डर चेक है ना, ये जो टॉपिक है बेयरर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो पढ़ रहे हैं इतनी देर से, उसको वो लोग क्रॉसिंग के साथ मिक्स कर देते हैं। नहीं, क्रॉसिंग अलग चीज़ है, बेयरर ऑर्डर अलग है।
बेयर ऑर्डर का मतलब होता है कि चेन में जब ट्रांसफर होगा तो सिर्फ डिलीवरी से होगा कि साइन एंड डिलीवरी से होगा, जबकि क्रॉसिंग का मतलब होता है कि मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि इसका कैश पे पेमेंट मत कर देना काउंटर पे, इसका भुगतान केवल अकाउंट टू अकाउंट करना। तो ये दो अलग चीज है, इनको मिक्स नहीं करना। बेयर ऑर्डर कंसेप्ट अलग होता है, क्रॉसिंग अलग होता है, ठीक है। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, आज मुझे सपोज बैंक से पैसा उठाना है, मैं सिद्धार्थ अग्रवाल, मेरे बैंक में 2 लाख रुपए हैं, मुझे 1 लाख रुपया उठाना है, तो मैंने एक चेक बनाया पे सेल्फ, और मैं वो चेक लेके बैंक में गया, ठीक है। तुम बताओ सेल्फ चेक पे मैं अकाउंट पे ही लिख सकता हूँ क्या? सर गलती से भी नहीं। सेल्फ चेक पे गलती से भी किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग मत करना, बिकॉज क्रॉसिंग का मतलब है काउंटर पे पेमेंट होगा ही नहीं, और सेल्फ चेक में तो मुझे कैश चाहिए ना, बैंक थोड़ा चाहिए, तो मेरे बैंक में पैसा रखा ही है, क्या समझ रहे बात को ना। सेल्फ चेक पे गलती से भी उंगली चला मत देना क्रॉसिंग का अकाउंट पे ही, वरना वो चेक का पेज बर्बाद हो जाएगा, फिर अगला चेक भरना पड़ेगा। क्लियर है ये? ठीक है, अच्छा बोलो। नहीं, even if I no, it's not that it kills the negotiability. The thing is that कि when you put a crossing, it means that you are saying कि don't pay it in cash over the counter, and self check का तो मतलब ही I want the cash over the counter, ठीक है ना। अच्छा ये देखो, ये समझो ये क्या हुआ, अगर मान लो एक ही चेक पे 2 बैंक का नाम लिखा है तो ये तो गड़बड़ है। इसका मतलब एक्चुअली कुछ और है। इसका मतलब क्या होता है, इलाहाबाद बैंक ने यूको बैंक को अपना एजेंट बना रखा है, इलाहाबाद बैंक ने यूको बैंक को अपना एजेंट बना रखा है। मतलब पेमेंट के लिए जब जो मेरा होल्डर है वो चेक किसको जमा कर, इलाहाबाद बैंक को। अब इलाहाबाद बैंक डायरेक्टली मेरे एसबीआई के पास नहीं आएगा, इलाहाबाद बैंक ने यूको बैंक को अपना एजेंट बना रखा है फॉर कलेक्शन। जितने भी चेक का क्लियरिंग है यूको के थ्रू होगा, तो इलाहाबाद बैंक वाले यूको बैंक लिख के पास करेंगे, फिर यूको बैंक जो है कलेक्ट करेगा। तो मैं तो सिर्फ इलाहाबाद बैंक ही लिख के दूंगा, इलाहाबाद बैंक अपने एजेंट बैंक यूको बैंक का नाम लिख के पास कर रहा है फॉर कलेक्शन पर्पस, ठीक है। क्लियर है ये? डिसऑनर ऑफ चेक, ये ऐसे तो आसान टॉपिक है, पर इसके ऊपर ना 2 बार एग्जाम में एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन सेट हुआ है, तो वो मैं पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करूंगा। प्लीज मेरे बात को सुनना। एक बार इस डायग्राम को हटाओ, पहले नीचे आते हैं, ठीक है। डिसऑनर ऑफ चेक कोई छोटी बात नहीं है। अभी मैं क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ प्लीज एक बार सबको लुक्स दिखा देता हूँ, सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। ये जैसे टॉपिक चालू हुआ डिसऑनर, तो डिसऑनर का डायग्राम है, ये मैं बाद में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिसऑनर का सेक्शन नंबर होता है 138, क्या सजा मिलेगी नहीं, लीगल केस के कंडीशंस क्या हैं, प्रोसेस क्या है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, स्टॉप पेमेंट काउंटरमांड पेमेंट का, ठीक है। कुचिल कुमार नंदी का केस है ये, ठीक है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये देखो, अगर चेक डिसऑनर हो गया और हम कोर्ट में गए तो कोर्ट क्या क्या एक्शन लेगा, तो इसमें 2 अलग अलग केसेस हैं, ट्रायल कोर्ट, एपलेट कोर्ट, सेक्शन 143 है 148, ये अमेंडमेंट है, समझ गए, ये अमेंडमेंट है। मतलब नॉट कि अभी पहला बार हो रहा है अमेंडमेंट, ये पुराना अमेंडमेंट जो मैं पढ़ाया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सीखेंगे, ठीक है। ये मैं डिस्कस करूंगा अभी पूरा। स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ से एक बार स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी को चेक दिया, सामने वाले से मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा और मैंने उनको 1 लाख रुपए का चेक दिया, बरोबर है, सही है। मेरे अकाउंट में पैसा सिर्फ 20 जा रहे हैं, मेरे अकाउंट पैसा सिर्फ 20 जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब वो चेक जमा करेगा चेक बाउंस हो जाएगा। तो चेक बाउंस होते ही क्या वो दौड़ के लीगल केस करेगा? नहीं, पहले वो मेरे को बोलेगा कि भाई सिद्धार्थ तुमने जो चेक दिया था वो तो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तुम पैसा दे दो। तो अब अगर मैं उसको 1 लाख रुपया का दूसरा चेक दे दूं या पेमेंट कर दूं, मामला खत्म। लेकिन अब वो पैसा मांग रहा है, मैंने मना कर दिया, तो ये तो बदतमीजी है। एक तो डिसऑनर, ऊपर से वो मांग रहा है मौका देके, तो मैं मना कर दिया, अब वो जाके मेरे खिलाफ लीगल केस कर सकता है, ठीक है। डिसऑनर ऑफ चेक का जो लीगल केस है वो सेक्शन नंबर 138 में होता है, इसको क्रिमिनल केस माना जाता है। क्या माना जाता है? क्रिमिनल केस। यहाँ पे सजा मिलती है, क्योंकि अगर लोग चेक को डिसऑनर ऐसे कराने लग गए तो चेक तो मार्केट से ही खत्म हो जाएगा, जैसे प्रॉमिसरी नोट और बिल तो खत्म हो ही रखा, ऑलमोस्ट चेक भी खत्म हो जाएगा। तो चेक बाउंस होने पे सजा है 2 साल तक का जेल या डबल द अमाउंट ऑफ चेक तक पेनल्टी, प्लस ऑल्सो हैव टू पे द मनी टू दैट पर्सन। तो सपोज मैंने 5 लाख का चेक दिया था, बाउंस 1 लाख का चेक दिया था, क्या 1 लाख का चेक दिया था, बाउंस करा दिया, तो अदालत मेरे को क्या क्या सजा दे सकती है? सबसे पहले बोलेगी 1 लाख तो तुम 2 उसको पे करो, वो तो सबसे जरूरी है, कॉम्पनसेशन, वो हो गया। फिर मेरे पर सजा है 2 साल का जेल या फिर डबल द अमाउंट ऑफ चेक 2 लाख का पेनल्टी या फिर बोथ, ये सजा है।
ठीक है। पेनल्टी का पैसा सरकार में जमा होता है और कॉम्पनसेशन मुआवजे का पैसा मैं पेई को देता हूँ, होल्डर को देता हूँ। जैसे 1 लाख का चेक था तो 1 लाख रुपए मैं होल्डर को दूंगा और डबल द अमाउंट यानी 2 लाख रुपए पेनल्टी में सरकार को दूंगा। तो 138 का मुकदमा काफ़ी संगीन सीरियस मुकदमा माना जाता है। ये सेक्शन नंबर बहुत फेमस है 138, डिसऑनर ऑफ चेक। अब डिसऑनर ऑफ चेक के ना 6 कंडीशंस हैं। नंबर 1, चेक बाउंस क्यों हुआ? ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, अकाउंट में पैसा नहीं था। सेकंड, चेक मैंने उसको गिफ्ट में दिया था, डोनेशन किया था कि इट वाज टू डिस्चार्ज ए लीगल ऑब्लिगेशन, मैंने 1 लाख का माल खरीदा इसलिए दिया, तो क्विड प्रो क्यों हुआ था ना हमारे बीच में। थर्ड, चेक 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। मतलब एक बात सुन लो, मैं चेक पे जो डेट डालता हूं वहां से 3 महीने बाद वो चेक एक्सपायर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेल चेक। क्या बोलते हैं? स्टेल, बासा, पुराना चेक। तो चेक शुड बी विद इन 3 मंथ्स, अभी मतलब बासा चेक नहीं हुआ है। चौथा, जैसे ही बाउंस होगा वो मेरे को एक नोटिस भेजेगा और बोलेगा 30 दिन में पैसा दे दो वरना लीगल केस करूंगा, तो मेरे को 30 दिन की मोहलत देगा। ठीक है, वो जब वो 30 दिन के अंदर मुझे नोटिस भेजेगा, वो मुझे 15 दिन की मोहलत देगा पर मुझे नोटिस 30 दिन भेजेगा। सपोज चेक बाउंस हुआ, अब 30 दिन के अंदर वो नोटिस देगा और अगले 15 दिन में पैसा मांगेगा। तो 30 दिन में नोटिस दिया, फिर अगले 15 दिन में मुझे पैसा देना, मैं नहीं दूंगा तो फिर अगले 30 दिन में वो केस करेगा। तो इट इज लाइक दिस। ठीक है, चेक बाउंस हुआ, 30 दिन के अंदर वो नोटिस भेजेगा, तो उसके पास टाइम है नोटिस भेजने का 30 दिन। मैं कितने दिन में पेमेंट कर देना चाहिए? 15 दिन। नहीं किया तो फिर अगले 30 दिन में वो लीगल केस कर सकता है। ओके, ये है डिसऑनर किया पूरा का पूरा सिचुएशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनो ध्यान से। लुक एट दिस डायग्राम, भवाल लेवल का ये टॉपिक है, इस पे 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, एकदम खतरनाक। ये ड्रॉवर ऑफ द चेक है, ये आदमी, ये मिस्टर ए, ही इज द प्राइमरी लायबल पर्सन टू पे। इसने चेक छोड़ा BCDE, हाँ ई के पास गया, ई इज HIDC, चेक डिसऑनर हो गया। ई सबको सू कर सकता है पर थोड़ा फर्क है, ई ए के खिलाफ जो लीगल एक्शन लेगा वो 138 का एक्शन है। ई ए के खिलाफ जो लीगल केस करेगा वो अंडर सेक्शन 138 है, मतलब वो अपना पैसा भी मांगेगा प्लस सजा भी दिलवा सकता है। लेकिन ई अगर BCD के खिलाफ केस करेगा तो ये 138 में नहीं हो सकता। 138 का मुकदमा सिर्फ ड्रॉवर के नाम पे होता है जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है। तो BCD को वो सू करके केवल कंपनसेशन मांग सकता है, उनको सजा नहीं दिलवा सकता 2 साल की जेल, डबल द अमाउंट ऑफ चेक। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। HIDC के पास हक है, वो सबको सू कर सकता है। अगर चेक बाउंस हुआ है तो ए के खिलाफ वो सेक्शन 138 का एक्शन लेगा, लीगल केस करेगा, यानी मेरा मुआवजा भी दो और सजा भी। BCD के खिलाफ वो 138 में केस नहीं कर सकता, सिर्फ पैसा मांग सकता है, सजा नहीं दिला सकता। BCD पे 138 का मुकदमा नहीं होगा। 138 का मुकदमा केवल उस व्यक्ति पे होता है जो ड्रॉवर ऑफ द चेक है, जिसने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है, केवल उस पे हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, आप ना एक शेयर होल्डर हो कंपनी के, आपको कंपनी ने डिविडेंड का चेक भेजा था। किसका? डिविडेंड का। तो आप मॉल में गए शॉपिंग के लिए, आपने शॉपिंग करके सामान खरीदा और मॉल वाले को बदले में वो डिविडेंड का चेक एंडोर्स कर दिया। सब्सिक्वेंटली द चेक वाज डिसऑनर्ड। क्या मॉल वाला आपके खिलाफ 138 का मुकदमा कर सकता है? नहीं। हु इज द ड्रॉवर ऑफ द चेक? कंपनी। बैंक अकाउंट किसका है? कंपनी का। तो 138 का मुकदमा सिर्फ कंपनी के खिलाफ हो सकता है। मेरे खिलाफ मुकदमा करके वो मेरे से प्राइस ऑफ द गुड्स तो ले सकता है, पर 138 का मुकदमा नहीं कर सकता। अब चेक बाउंस हो गया तो ठीक है, मेरे को सू करेगा। सपोज 10,000 का गुड्स था तो मैं 10,000 दे दूंगा, पर वो मेरे खिलाफ 138 का केस नहीं करेगा, सजा नहीं होने वाली। 138 का मुकदमा सिर्फ ड्रॉवर के नाम पे ही होता है। आर यू ओके विद दिस? 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, खतरनाक है एकदम। हाँ ऑब्वियसली मैं मान रहा हूँ। मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उस लड़के ने एक डाउट पूछा है, तो जैसे मेरी 2 बार ये चेक बाउंस हुए हैं, मतलब मैंने जो चेक दिया बाउंस हो गया, पर मेरे खिलाफ 138 का मुकदमा नहीं हो सकता था। जैसे एक बार क्या हुआ,
कि मैं सीए इंस्टीट्यूट को चेक दे रहा था, ठीक है। तो गलती से क्या हुआ, मैंने विकास भैया की चेकबुक उठाई, उस पर लिखा हुआ भी नीचे विकास अग्रवाल टाइप्ड, फिर भी मेरा ध्यान नहीं गया और मैंने अपना साइन मार के पेमेंट कर दिया। तो ऑब्वियसली अकाउंट होल्डर है विकास अग्रवाल, साइन किया सिद्धार्थ का, तो चेक तो बाउंस होगा ही। डिड दिस चेक बाउंस बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स? नो, बट बिकॉज ऑफ मिसमैच। तो यहाँ 138 का मुकदमा नहीं होगा। अनदर एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे खुद का चेक मेरे नाम पे बाउंस हो गया, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, मेरी साइन मैच नहीं की। मेरे नाम में क्या है, 2 बार आर आता है, सिद्धार्थ अग्रवाल, सिद्धार्थ में भी आर है और अग्रवाल में भी आर है। अब आपको मालूम है आर अपने इंग्लिश में 2 तरह से लिखते हैं, तो मेरे से कांड हो गया, मैंने वो आर इंटरचेंज कर दिया। अब हम लोग दिन भर कोई साइन का प्रैक्टिस थोड़ा करते हैं, हमारा साइन थोड़ा मैच करता रहेगा, तो ये चेंज हो गया, बैंक वाले ने डिसऑनर कर दिया था। तो डिड माई चेक बाउंस बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स? नो, तो मेरे पे 138 नहीं होगा। 138 का मुकदमा 2 ही केस में होता है, या तो अकाउंट में पैसे नहीं थे, या फिर मैंने चेक देने के बाद जानबूझकर स्टॉप पेमेंट करा दिया, तब मेरे पे 138 का मुकदमा हो सकता है, ठीक है। अब ये स्टॉप पेमेंट मैं एक बार बताने जा रहा हूं। स्टॉप पेमेंट के ऊपर एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने किसी को चेक दिया और फिर मैंने खुद ही अपने बैंक को स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दे दिया। ये बहुत आसान है, आजकल ऑनलाइन होता है। मैं अपना नेट बैंकिंग खोलूंगा, उसी में स्टॉप पेमेंट का ऑप्शन है, क्लिक मारूंगा, चेक नंबर डालूंगा, स्टॉप पेमेंट, मतलब अब वो चेक डालेगा तो बाउंस हो जाएगा। तो स्टॉप पेमेंट अगर करोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, स्टॉप पेमेंट विल नॉट प्रेक्लूड एन एक्शन अंडर सेक्शन 138। मतलब स्टॉप पेमेंट से आप 138 के मुकदमे से बचने वाले नहीं हो, आप पे 138 का मुकदमा लगेगा, ठीक है। स्टॉप पेमेंट में भी कोर्ट ने बोला, चेक का मतलब ही है कि अगर आप किसी को दे दो तो उसका पेमेंट होना चाहिए, तो फिर आपने स्टॉप पेमेंट क्यों किया? तो अगर आपने बेकार की कारणों से स्टॉप पेमेंट किया है तो आप पे 138 का मुकदमा हो सकता है, ठीक है। ये देखो जरा, मोदी सीमेंट वर्सेस कुचिल कुमार नंदी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टॉप पेमेंट करोगे तो भी तुम्हारे पे 138 का मुकदमा हो सकता है। यहाँ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स जरूरी नहीं है, ठीक है। पढ़ो, Once a check is issued by the drawer, a presumption under section 139 follows, and merely because the drawer thereafter has stopped payment or countermanded payment of the check will not preclude an action under 138। मतलब आप 138 से बचने वाले नहीं हो, आप पे 138 का मुकदमा होएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये अमेंडमेंट है, बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा सा पढ़ के जाओगे ऐसे तो इजी लगेगा, बुक की लैंग्वेज हार्ड है इसकी थोड़ी, ओके। जैसे सुनो आप, मैंने किसी को 5 लाख रुपए का चेक दिया, एक बार नाम ले लेते हैं, मैं सिद्धार्थ हूँ, उधर रमेश खड़ा है, तो मैंने रमेश को 5 लाख रुपए का चेक दिया, ओके, बाउंस कर गया, उसने मेरे पे 138 का मुकदमा कर दिया, उसने पैसा मांगा, फिर मैंने मना भी कर दिया, नहीं दूंगा जाओ, तो वो केस करेगा, 138 में केस करेगा। चेक कितने का बोला मैंने, अमाउंट बोला क्या मैंने कुछ, सपोज 5 लाख रुपए का चेक मैंने रमेश को दिया है और बाउंस हो गया और मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, 138 का केस हो गया, आई एम द ड्रॉअर ऑफ द चेक। अब मामला जाएगा पहले कहाँ, ट्रायल कोर्ट में। कहाँ जाएगा, ट्रायल कोर्ट में, ठीक है। सेक्शन नंबर ऊपर क्या लिखा है, 143A। ट्रायल कोर्ट में रमेश ने रिक्वेस्ट किया जज को कि सर देखिए, ये मामले की सुनवाई में तो टाइम लग जाएगा कि 5 लाख रुपया देगा नहीं देगा, क्या बात है, बिकॉज मैं भी तो अदालत बोलूँगा कि मैंने चेक बाउंस इसलिए किया बिकॉज उसने जो गुड्स मुझको दिया था डिफेक्टिव था, ये था वो था। तो रमेश ने अदालत को रिक्वेस्ट किया कि देखिए इसमें तो टाइम लगेगा मामले में, तब तक आप एक बार इसको बोलिए कम से कम 1 लाख रुपया तो दे मेरे को, 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख, कम से कम कुछ तो दे, मेरा ज़रूरी है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर अदालत को सही लगता है तब वो इंटरिम कॉम्पनसेशन अवार्ड करेंगे। क्या करेंगे, इंटरिम कॉम्पनसेशन का मतलब है मुझको बोलेंगे कि सिद्धार्थ यू आर द ड्रॉवर, एक बार तुम कम से कम 20% उसको दे दो, बाद में जो भी जजमेंट आएगा उससे एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया, ट्रायल कोर्ट ऑर्डर्स द सिद्धार्थ ड्रॉवर टू पे इंटरिम कॉम्पनसेशन टू द कंप्लेनेंट, पेई रमेश, पेई होल्डर, ठीक है। कितना अमाउंट देने को बोलेगी मेरे को ये ट्रायल कोर्ट, 20%। तो 20% ऑफ चेक, मतलब 5 लाख का चेक था, 20% 1 लाख रुपए एक बार में देना पड़ेगा। फिर देखो देने का टाइम लिमिट कितना है देने का टाइम लिमिट ही कितना लंबा है, बोला कि 60 दिन में उसको दे देना। रमेश को तो जल्दी चाहिए था ना, पर बोला 60 दिन में उसको दे देना और फर्दर 30 दिन का और एक्सटेंशन मिल सकता है, मतलब 90 महीना। तो 3 महीना तो इंटरिम कंपनसेशन के लिए, फाइनल जजमेंट क्या 2 साल बाद आएगा क्या,
तो ये अब जो है सो है, यही कानून है, हमको यही याद रखना पड़ेगा। तो मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, इंटरिम कॉम्पनसेशन मतलब अभी फाइनल फैसला है नहीं, बीच में देना है। हाउ मच? 20% ऑफ चेक अमाउंट। कितने दिन में देना है? 60 दिन। कैन इट बी एक्सटेंडेड? यस। हाउ मच फर्दर? 30। 60+30 90। ठीक है। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे जो भी फैसला आया उसमें चाहे मैं जीता चाहे मैं हारा या वो जीता, हम लोग फर्दर अपील कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे किसके पास? एपलेट कोर्ट, सेक्शन नंबर 148। ये एपलेंट को यानी मुझे, मैं हार गया था केस तो मैंने अपील किया, मुझको ऑर्डर करेगा कि तुम 20% कंपनसेशन उसको पे करो। ठीक है। जो भी निचली वाली अदालत ने कंपनसेशन या फाइन बोला उसका 20% मुझे देना पड़ेगा। फिर से कितने दिन के अंदर? 60 दिन, 30 दिन। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो अल्टीमेटली जजमेंट आ गया और मैं ही केस हार गया, तो मुझे अब जो भी अमाउंट देना है उसमें से ये माइनस होगा ना, क्योंकि ये तो मैं दे चुका और नेट नेट देना है। उल्टा सपोज मैं केस जीत गया तो जो भी कंपनसेशन मैंने दिया है वो बंदा मेरे को वापस दे देगा। कितने दिन में? सेम 60 दिन, फर्दर 30 दिन। ठीक है, अपना ये नेगो खत्म होता है। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।